प्यारे साथियों नमस्कार, स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम आप सभी का हमारे इस प्यारे से ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, फिर हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आप सभी की अपनी पसंदीदा फिजिक्स की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सभी लोग? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और बताओ कैसे हो? बढ़िया। चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी जुड़ जाइए सारे साथी, फटाफट से जुड़ जाइए, क्योंकि आज होने वाली है एक बहुत ही शानदार सी फिजिक्स की क्लास और बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा क्लास। मज़ा आएगा आज की क्लास में। तो एक बार सारे साथी जुड़ जाइए और कॉपी पेन साथ साथ निकाल लीजिए। अच्छा, आज कॉपी पेन मत निकालिए क्योंकि आज थ्योरी है। आज है एक थ्योरी, तो थ्योरेटिकल पार्ट है आज, तो फिर आज कॉपी पेन की कुछ खास ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं, तो रहने ही दीजिए कॉपी पेन। कोई बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ मुझे दिख रहा है, बट वो भाग जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन क्या क्या है, क्या है, क्या है? एक नहीं दिख रहा। मुकेश यार, तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो बट वहाँ क्वेश्चन ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार की खोज? चलो कोई नहीं, कोई नहीं। क्वेश्चंस अभी तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। तो आप सभी का स्वागत, आभार, अभिनंदन, प्रणाम। जल्दी से जुड़ जाइए, कॉपी पेन साथ साथ निकाल लीजिए। आज बहुत ही शानदार क्लास लेने वाला हूँ। आज है भंवर धारा का एक टॉपिक। भंवर धारा का टॉपिक में हम लोग चीजों को समझेंगे कि भंवर धारा आखिरकार है क्या। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं? एडी करंट्स कहते हैं, फोको करंट्स कहते हैं, बहुत सारे नाम होते हैं इसके। इन सब चीजों को जानेंगे, समझेंगे, मजा आएगा आज की क्लास में। तो चलिए सारे साथी फटाफट से जुड़ जाइए और कॉपी पेन अपने साथ मत रखिएगा। हाँ रखिएगा, लास्ट में जब न्यूमेरिकल कराएंगे, तो जब न्यूमेरिकल होगा लास्ट में तो कॉपी पेन साथ में रखिए। बाकी टॉपिक ऐसा है कि टॉपिक लिखने वाला नहीं था, काफ़ी लंबा था, तो मैंने इसको लिख करके लाया हूँ आज। ठीक है, तो आज आप साथ साथ लिख नहीं पाओगे, बट बाद में लिख लेना, पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, सब कुछ बढ़िया है। क्या दिक्कत आ रही है? सब इतना सारा दिक्कतें कहाँ से आ रही हैं? ठीक है, गुड मॉर्निंग। जल्दी जल्दी सारे साथी पहले तो जुड़ जाओ, जुड़ जाओ, जुड़ जाओ फटाफट फटाफट। चलिए, तो सबसे पहले पिछली क्लास का रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था भाई? कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? जुलाई में प्लीज एक डाउट भेजे हैं। जुलाई में, जुलाई का क्लास में एक डाउट भेजे हैं। जुलाई के क्लास में जुलाई के क्लास में क्या भेजे हो गुरु? सर बहुत। चलिए ठीक है, अब जो है बात है हम लोग की आज क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम लोग आखिरकार क्या पढ़ने वाले हैं और हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया जो हम वैद्युत वाहक बल निकालते हैं कि किसी की कुंडली के सिरों पर, तो कुंडली के सिरों पर जब वैद्युत वाहक बल निकालते हैं तो ई बराबर फैराडे के नियम अनुसार हम लोगों ने प्राप्त किया था कि फैराडे के नियमानुसार हम लोगों ने ये निकाला था कि अगर फैराडे के नियम अनुसार ये होगा कि किसी कुंडली में मान लीजिए कि फ्लक्स में आप परिवर्तन कर रहे हो, तो उस कुंडली के सिरों पर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। मान लीजिए कुंडली है, अब इस कुंडली के सिरों पर आप मतलब बार बार इसके चुंबक को आगे पीछे सरका रहे हो, नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, चुंबक को बार बार आगे पीछे खसका रहे हो, तो कुंडली के सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाती है? एक प्रकार की विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है? कुंडली में एक प्रकार की विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। ठीक है, ये विद्युत धारा कितनी होती है? तो हम लोगों ने बात करा कि पहले तो जब आगे पीछे सरकाते हो तो फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब आप इस चुंबक को आगे पीछे सरकाते हो तो क्या किस में परिवर्तन होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, जब चुंबक को आगे पीछे सरकाते हो तो किस चीज़ में परिवर्तन होता है बताइए? चुंबक को आगे पीछे सरकाने से किस चीज़ में परिवर्तन होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होता है। यानी कभी ज़्यादा बल रेखा गुजरती है, कभी कम बल रेखा गुजरती है। अब इस फ्लक्स में परिवर्तन होने से क्या होता है? फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो कुंडली के सिरों पर, कुंडली के दो सिरे होंगे, मान लीजिए कि दो सिरे हम यहाँ पे खोल देते हैं इस तरीके से। कुंडली की जो सिरे है ना, इस सिरे पर एक प्रकार का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कुंडली के सिरों पर क्या हो जाता है? सिरों पर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा। सिरों पर क्या पैदा हो जाएगा भैया? सिरों पर विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। सिरों पर विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ईएमएफ। शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल को ईएमएफ कहते हैं। तो सिरों पर ईएमएफ पैदा हो जाता है। ईएमएफ यानी क्या होता है? विद्युत वाहक बल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, इसे कहते हैं विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। जब भी हम लोगों ने ये देखा कि फैराडे क्या कहते हैं? फैराडे कहते थे कि जो विद्युत वाहक बल इसके सिरों पर पैदा होगा
कुंडली को जब आप चुंबक को आगे पीछे सरकाओगे, कुंडली के सिरे पर जो विद्युत वाहक बल पैदा होगा वास्तव में वो अनुक्रमानुपाती होता है फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन दर के। जब आप इसे बराबर करते हो तो यहाँ पे आता है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, ये निकल के आया था, याद होगा आपको, ई बराबर माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी निकल के आया था। अगर यहाँ पे कुंडली एन फेरे वाली कुंडली हो, एन फेरों वाली कुंडली हो इस तरीके से, मतलब कई सारे फेरे हों और आप चुंबक को ले जा करके आगे पीछे सरकाओ, इसके चुंबक को आगे पीछे करो, तो फिर इसमें जो विद्युत वाहक बल पैदा होता है ई बराबर होता है माइनस का एन डी फाई या डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी या डी टी, जो भी आप लिखना चाहो, ये होता है। ठीक है, इसके बाद बात ये आती है कि भाई साहब इतना विद्युत वाहक बल पैदा तो हो गया, अगर कुंडली का खुद का अपना एक प्रतिरोध हो, तो कुंडली का अपना खुद का एक प्रतिरोध हो, यानी इसका प्रतिरोध आर हो, कुंडली का प्रतिरोध आर हो, आर प्रतिरोध की कुंडली हो, कुंडली का अपना खुद का प्रतिरोध हो। जब कुंडली का अपना खुद का प्रतिरोध होता है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये चालक तार की बनी है तो इसका खुद का प्रतिरोध होगा, जब प्रतिरोध होगा तो इसमें क्या बहेगी, धारा बहेगी। तो आई बराबर इस प्रकार जो धारा बहती है आई बराबर क्या होता है, ओम का नियम लगता है। ओम का नियम क्या कहता है, वी बराबर आई इंटू आर कहता है ना, V की जगह लेता है आई, ई लेता है, V की जगह कौन लेता है, ई, यानी जो वोल्टेज पैदा होता है कुंडली के सिरों पर वास्तव में वो विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जो कुंडली के सिरों पर पैदा होता है वो विद्युत वाहक बल V की जगह लेगा ई। ठीक है, ई बराबर क्या होता है, आई इंटू में आर, और फिर उसके बाद यहाँ से अगर आई बराबर निकालोगे तो ई अपॉन में आर, आई बराबर क्या निकल के आता है, ई अपॉन में आर निकल के आता है। ई की जगह पर अगर आप रखो तो ई की जगह पर ये पूरा फंक्शन रख उठेगा, यानी माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, क्या रख जाएगा, माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी, और साथ में इसके नीचे आ जाएगा आर। अगर आप आई की वैल्यू निकालते हो तो आई की वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगा, आई की वैल्यू निकालोगे तो ये निकल के आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकालते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ा था, यहाँ तक कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल किया था, उससे हमने आई निकाला था। कल हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल पढ़ा था, उससे हम लोगों ने आई निकाला था, करंट निकाला था, और करंट निकालने के बाद हमने उसमें आवेश भी निकाला था। किसी भी इलेक्ट्रॉन पर आवेश का पूर्ण क्या है जी, पूर्ण गुण क्यों होता है, अच्छा अच्छा अच्छा। एक लड़का पूछ रहा है, मुकेश राजा बाबू पूछ रहे हैं कि किसी भी वस्तु पर आवेशों का पूर्ण गुणज ही क्यों होता है, इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज ही क्यों होता है, आधा गुणज क्यों नहीं हो सकता। आप बताओ, एक मॉल है प्यारे बच्चों, एक मॉल है, मॉल समझ रहे हैं, मॉल, या समझ लीजिए कि कोई एक घर मान लीजिए, आपके घर में ठीक है, जितने भी साथी हो आप सभी अपने अपने घर में अपने अपना समझ लो, आपके घर में जितने भी लोगों की संख्या है, जितने लोग रहते हैं, सब लोग बताओ कितने कितने लोग रहते हैं सबके घर में, जरा मुझे जानना है कि कितने लोगों की संख्या है सबके घरों में लोगों की संख्या बताइए। आपके घर में कितने कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, 60 लोग कैसे हैं जी, 24 लोग कैसे हैं किसी के घर में। हाँ, तो क्या ये नंबर दशमलव में आ रहा है, क्या ये कोई नंबर दशमलव में है आप सभी का, आप सभी का नंबर क्या दशमलव में है, क्या आप सभी का नंबर माइनस में है, क्या आप सभी का नंबर भिन्न में है, पॉइंट में आ रहा है क्या किसी का। मेरे घर में 2.3 लोग रहते हैं, मेरे घर में 2/5 लोग रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा होता है क्या कि मेरे घर में जो है 2.5 लोग रहते हैं 2.5 लोग कैसे रहेंगे, अगर कोई छोटा बच्चा भी होगा वो उसको भी तो हम मानेंगे ना कि ये भी सदस्य है परिवार का। छोटे बच्चे को हम ये थोड़ी कहेंगे कि बड़ा बच्चा 1 लोग हो गए, छोटा बच्चा जो है आधा लोग हो गए, ये भी तो एक सदस्य ही है, तो हम इसको भी तो कहेंगे ना कि 2 लोग हुए परिवार में। हाँ, कि छोटे बच्चे को आधा लोग बोल देंगे, नहीं बोलेंगे ना। उसी प्रकार से आवेश भी होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन जो होता है एक न्यूनतम आवेश का मान फिक्स होता है, एक न्यूनतम आवेश मतलब इससे छोटा हो नहीं सकता किसी भी बॉडी पर, एक न्यूनतम आवेश का परिमाण फिक्स है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब दुनिया में जितने भी आवेश होंगे, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा, मिनिमम इतना आवेश हो सकता है, बाकी सारे आवेश इसका या तो दुगुना होंगे या तिगुना या चौगुना या 100 गुना या 1000 गुना।
दुनिया का जितना भी आवेश बनेगा इसी एक मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है, यानी इसी का या तो 100 गुना, या तो 1000 गुना, या तो फिर 10 गुना, या 5 गुना, जितना भी गुना। ठीक है, मूल आवेश इतना ही है। अब इसको ना तो तुम टुकड़ों में तोड़ सकते हो, इसको टुकड़ों में तोड़ ही नहीं सकते, ये मूल है, इसका आधा नहीं कर सकते, इसको दुगुना कर सकते हैं, तिगुना कर सकते हैं, चौगुना कर सकते हैं, ढाई नहीं कर सकते। बात को समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, अब इतना बहुत है, बाकी का बात आगे कंप्लीट कर लें जो कर रहे हैं। चलो आगे देखते हैं। तो हमने ये क्या देखा, कहाँ पे देखा, ये देखा कि हमने देखा कि भाई धारा अगर निकालनी होती है तो ओम के नियम से E बराबर V की जगह लेता है E बराबर आई आर, तो I बराबर निकाल लोगे E अपॉन में R। यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि बहुत ही प्यारे से क्या निकाल सकते हैं कि हम करंट का मान निकाल सकते हैं। अच्छा, क्या करंट का मान ही सिर्फ निकाला जा सकता है, आवेश का मान नहीं निकाला जा सकता? जब हम आवेश का मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भाई? आवेश का मान अगर निकालें तो आवेश का मान, जब हम आवेश निकालते हैं तो वो भी बड़ा आसान होता है आवेश निकालना। आवेश निकालने के लिए जब हम लिखते हैं तो क्यों बराबर लिखते हैं आई इंटू में डेल्टा टी, आई इंटू में डेल्टा टी ऐसे लिखेंगे, आई इंटू में डेल्टा टी, क्योंकि आई बराबर होता है क्यू अपॉन में टी, है ना। तो यहाँ पे डेल्टा टी चूंकि समय लिए हो इसलिए हमने यहाँ पे डेल्टा टी लिखा है। तो इस प्रकार से जब आई की वैल्यू ये वाली पूरी रखोगे, यहाँ पे जब आई की वैल्यू ये वाली पूरी रखोगे जो निकाल के लाए हो, माइनस का एन डेल्टा फाई अपॉन में आर डेल्टा टी, और इंटू में डेल्टा टी से गुणा कर दोगे तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा। क्या निकल के आता है? माइनस एन फाइव बटे आर, माइनस एन फाइव बटे में आर निकल के आता है। सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आता है। क्या निकल के आएगा यहाँ से? जो आवेश होगा, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो कितना निकल के आता है? यहाँ से बहुत आसानी से निकल के आता है, क्यों बराबर माइनस का एन फाइव, माइनस का एन डेल्टा फाइव बटे में नीचे क्या रखेंगे? नीचे रख रहे हैं आर, इस तरीके से। और अगर कुंडली में फेरों की संख्या 1 है, मतलब एक ही फेरे की कुंडली है, इस तरीके से सिर्फ एक फेरे हैं कुंडली में, तो जो विद्युत वाहक बल होगा वो इतना होगा। और अगर n फेरे की कुंडली है, कई सारे फेरे हैं कुंडली में, तो विद्युत वाहक बल को n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो E बराबर माइनस का n डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी। इस तरीके से हो जाएगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। यहाँ माइनस साइन क्या शो करता है प्यारे बच्चों? कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, माइनस साइन क्या शो कर रहा है? व्हाट इज शोइंग द माइनस साइन? माइनस साइन यहाँ क्या शो कर रहा है, बताइए जल्दी से। माइनस साइन ये शो कर रहा है कि जो भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जो भी फाई में चेंजेस हो रहे हैं, फाई में चेंज कैसे होगा, फ्लक्स में परिवर्तन कैसे होगा? जब आप चुंबक को आगे पीछे करोगे। तो ये कहता है कि जो भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है, जो इसमें विद्युत वाहक बल पैदा होगा, इसके फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करेगा। यानी ई जो है हमेशा फाई के अपोजिट है, ई पैदा होता है, फाई का विरोध करता है। ई वास्तव में फाई का विरोध करता है, विरोध को प्रदर्शित करने के लिए माइनस साइन लगा हुआ है। ठीक है, तो फ्लक्स में होने वाला परिवर्तन विद्युत वाहक बल का हमेशा विरोध करता है, उत्पन्न विद्युत वाहक बल का। हो गई बातचीत? सर ऑब्जेक्टिव 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नहीं कराए हैं। 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कराया है, देख लीजिए, अगर नहीं कराया तो करा देंगे यार वो। अच्छा हाँ, 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ना, 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव वीकली टेस्ट नाम से पढ़ा होगा, वीकली टेस्ट नाम से उसमें कराया था मैंने, वीकली टेस्ट नाम से टाइमर लगा के कराया था, याद होगा आपको, टाइमर लगा के कराया था, कराया है, चिंता मत करो। वीकली टेस्ट नाम से टाइमर लगा के वीडियो सेक्शन में जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतना सब कुछ समझ में आया यार? जो पढ़ा रहे हो उसको नहीं सुन रहे हो, फालतू की अपनी सब कहानी लेकर के बैठे हो। फिर क्लास में ये समझ में नहीं आएगी क्लास, फिर कहोगे सर कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि कहानियां ढेर सारी तुम्हारे पास है अपनी खुद की, दूसरे की कहाँ सुनोगे? दूसरे की तो अब सुन पाओगे ना जब तुम्हारे पास खुद की कहानियां नहीं रहेंगी। जब मेरा खुद का घड़ा भरा हुआ है तो फिर मेरे अंदर और कहाँ से ज्ञान जाए? सबसे बड़ी दिक्कत तो यहाँ आ रही है। तो अपना मुंह पहले ऐसे करो, शांति शांति बनाए रखो, जो पढ़ाया जा रहा है पहले पढ़ो ध्यान से, फिर उसके बाद बात करेंगे। ठीक है, आधा घंटा लेते हैं, फिर उसके बाद ढेर सारी बात करते हैं, लेकिन पहले जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ लो। तो क्या कहा जा रहा है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? फैराडे के नियम अनुसार हमने क्या क्या चीजें निकाली, हम समझ पा रहे हैं ना? तो समझ पा रहे हैं तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं फिर फटाफट। चलिए कहाँ पे थे, व्याख्या थोड़ी करनी है। चलो, तो भंवर धाराएं आज क्या क्या पढ़ेंगे? आज हमारा टॉपिक है भंवर धाराएं, या अंग्रेजी में कहते हैं एडी करंट्स, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल वो भी नीट के न्यूमेरिकल लेकर के आया हूँ। जब अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लेकर के आऊँगा, बतियाते रहोगे तो फिर कैसे काम चलेगा बताओ? नीट के भी और बोर्ड के भी।
नीट के भी और बोर्ड के भी। मैं आपको दिखाता हूँ नीट और बोर्ड कितना सिमिलर है। आज मैं आपको दिखाऊंगा नीट और बोर्ड कितना सिमिलर है, यानी एक जैसा है, कितना सिमिलर है, कैसे नीट और बोर्ड में एक जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए 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 चलिए, पहले क्वेश्चन ही कर लिया जाए क्या? पहले क्वेश्चन ही कर लिया जाए, मैं सोच रहा हूँ, नहीं तो फिर बाद में ना क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा नहीं, तो पहले क्वेश्चन ही निपटा देते हैं। क्या कहते हो? एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन ही निपटा देते हैं, भंवरधारा बाद में पढ़ लेंगे ना। हाँ, पहले क्वेश्चन निपटा देंगे तो भंवरधारा पढ़ने में फिर आसानी रहेगी। ठीक है, चलिए, तो 1 मीटर भुजा और प्रतिरोध 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम लिख लीजिएगा। 1 मीटर भुजा और प्रतिरोध 1 ओम का एक वर्गाकार लूप 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है तो चुंबकीय लूप के माध्यम से फ्लक्स है। नीट 2022 में क्वेश्चन पूछा था। 2022 में देखिए कैसा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एग्जाम में आपके 100% आ सकता है, 100% आ सकता है। क्योंकि आपको मैं पहली चीज बता दूं, स्टार्टिंग से मैं कहता आ रहा हूं, जो नीट था, नीट वो पूर्ण रूप से ट्रांसफर हो चुका है बोर्ड में। आपका जो बिहार बोर्ड है ना, हमारा जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड और नीट के क्वेश्चन पेपर बहुत बहुत हद तक सेम आते हैं। इसलिए अगर आपने अपने बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर लिया ना, तो बहुत चांसेस है कि आप नीट को फोड़ दो। ठीक है, तो इसलिए बोर्ड को अपने अच्छे से खूब पकड़ के रखो, बोर्ड को एकदम ऐसे अच्छे से मेहनत कर लोगे, अगर नीट सपना है तो एक बार में पूरा होगा, एक बार में, 10 बार देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ ये बिहार बोर्ड की खासियत है, बाकी और सारे बोर्डों की खासियत नहीं है, बाकी सब बोर्ड ये सब नहीं पढ़ाते, सब बेवकूफ लोग हैं। 1 मीटर भुजा और प्रतिरोध 1 ओम का एक वर्गाकार लूप 0.5 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है। यदि लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत हो तो चुंबकीय लूप के माध्यम से फ्लक्स है। फ्लक्स पूछ रहा है भाई, क्या कह रहा है? भुजा और प्रतिरोध 1 ओम, मतलब 1 मीटर भुजा, भुजा 1 मीटर की है, एक वर्गाकार लूप, वर्गाकार लूप समझते हैं, वर्ग के आकार का लूप, तो वर्ग का आकार ऐसे बना दीजिए, वर्ग का आकार ऐसे बना दीजिए। इसकी भुजा 1 मीटर की है, यानी 1 मीटर ऐसे लंबाई बना दीजिए, और वर्ग है तो इसका मतलब चौड़ाई भी 1 मीटर होगी। अगर ये वर्ग है तो 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई होगी कि नहीं होगी? आप कहोगे यस सर होगी। ठीक है, अब इसका प्रतिरोध कितना दिया हुआ है? इसका प्रतिरोध कितना दिया है? इसका जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कितना दिया है? आप कहोगे रेजिस्टेंस दिया है 1 ओम। ठीक है सर, 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और इसको किस चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, और कैसा रखा गया है? क्षेत्र की दिशा के लंबवत। क्षेत्र की दिशा ऐसी है, क्षेत्र की दिशा ऐसी है और उसमें ऐसे रखा गया है। बात समझ में आ रहा है? क्षेत्र ऐसे अगर है तो उसमें ये ऐसे रखा है, तो लंबवत तभी ना होगा, लंबवत ऐसे है, क्षेत्र इस तरह से बल रेखाएं जा रही हैं और उसमें ये ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे रखा। अगर ऐसे रखा होता तो क्षेत्र की दिशा के लंबवत होता। अगर ये ऐसे लेटा होता, क्षेत्र ऐसे होता, वहां कल्पना करिए कि क्षेत्र इस दिशा में है, क्षेत्र इस दिशा में है, क्षेत्र मतलब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, और इसमें ये ऐसे लेटे हुए हैं भाई साहब, भाई साहब ऐसे शांति से लेटे हैं। क्या ये लंबवत है? चुंबकीय क्षेत्र के, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है? नहीं, तो इससे होकर के कोई फ्लक्स गुजरेगा? आपका आंसर होगा नहीं, इससे कोई फ्लक्स नहीं गुजरेगा, क्योंकि लेटा है ना क्षेत्र में आराम से। इससे कौन सा पास होगी बल रेखा? इससे कोई बल रेखा पास होगी क्या? कोई नहीं होगी भाई, ये लेटा है क्षेत्र। अगर यही ऐसे होता तो इससे सारी बल रेखा गुजरती। अगर यही ऐसे ना हो करके कैसा होता, देखिए, अगर यही ऐसे ना हो करके ऐसा होता, ऐसा होता, अब बताओ कितनी बल रेखा गुजर रही है? ऊपर से एक गई, दो गई, तीन, तीन बल रेखा काट के निकल गई। ठीक है, तो अगर यही क्षेत्र में इस तरीके से क्षेत्रफल होता तो इससे बल रेखा काफी सारी गुजरती काट के, लेकिन अगर ऐसे लेटे हैं तो कहाँ गुजरेगी। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है। तो कौन वाली सिचुएशन है, इसके पहले वाली कि ये वाली? कौन वाली होनी चाहिए? ये वाली होनी चाहिए कि इसके पहले वाली होनी चाहिए? यही वाली होनी चाहिए, यही वाली होनी चाहिए। लूप का तल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में है, लूप का तल ऐसे है, बिल्कुल लंबवत है। सही कह रहा है? चलिए सर, तो अब बताइए फिर, कह रहा है कि लूप के माध्यम से फ्लक्स है, लूप से होकर के गुजरने वाला फ्लक्स 5 पूछ रहा है। ये लूप इसी को ऐसे ला करके ऐसे रख दिया गया, यही लूप है, 1 मीटर चौड़ाई 1 मीटर लंबाई वाला, एक इसका ओम प्रतिरोध दिया हुआ है, इसको ला के ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया गया है। बी की वैल्यू कितना दे रहा है? चुंबकीय क्षेत्र का मान देखिए दिया हुआ है, बी का मान दिया हुआ है 0.5 टेस्ला, ये दिया है। बताइए कि इससे कितना फ्लक्स गुजरेगा? तो फाई बराबर कितना हो जाएगा? फाई बराबर हो जाएगा बी इंटू में ए। कितना होता है फाई बराबर फ्लक्स बराबर? बी इंटू में ए, ऐसे बस लिखिएगा। एंगल तो वैसे आप जानते हैं, एंगल कॉस थीटा, कॉस थीटा एंगल कितना बन जाएगा बताइए?
कौन बच्चा बताएगा cos थीटा एंगल कितना बनेगा? cos थीटा एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री, cos 90 बनेगा। बिल्कुल गलत 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 गलत, cos 90 नहीं बनेगा। आगे बताओ। 0 डिग्री बनेगा। वेरी गुड, 0 बनेगा। क्यों बनेगा भाई 0? मैं बताता हूं। देखो आपको मैंने बता रखा है, भूल जाते हो आप सभी। देखो तल पर जब क्षेत्रफल की दिशा जो बी और ए के बीच में जो एंगल है थीटा, ये थीटा क्या है? ये थीटा क्या है? क्या है थीटा? बोलो पहले क्या है थीटा? नहीं बोल रहे हो, बोलो पहले क्या है थीटा? थीटा है बी और ए के बीच का कोण। बी की दिशा में पता है, बी की दिशा इधर पता है, ए की दिशा पता है, ए की दिशा पता है, पता किए ए की दिशा, क्षेत्रफल की दिशा पता किए कि बस ऐसे ही? नहीं पता किए ना। क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है? क्षेत्रफल की दिशा अगर मेरा तल ऐसे है तो उस पर इस दिशा में लंबवत। क्षेत्रफल की दिशा कैसे होगी? तल पर लंबवत होगी, तल पर लंबवत होगी। तो अगर ये तल है तो इसकी दिशा में, इस दिशा में ऐसे होगा, तल पर लंबवत होगा, तल पर लंबवत होगा। तो बी और ए की डायरेक्शन जब दोनों एक ही है तो दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा? क्षेत्रफल की दिशा कैसी होती है? तल पर लंबवत होती है। क्षेत्रफल की दिशा भी इधर है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर है, दोनों एक ही दिशा में है ना। दोनों एक ही दिशा में है तो इनके बीच एंगल तो cos 0 बनेगा। cos 0 का वैल्यू कितना होता है बताइए? cos 0 का वैल्यू कितना होता है? cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1। और क्षेत्रफल का मान कितना रखोगे बताओ? क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1 मीटर और 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर। भुजा गुणे भुजा होता है ना, साइड इंटू साइड, इट इज साइड इंटू साइड, यानी 1 इंटू 1 कितना हो गया? 1 का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा। भैया बी का मान कितना? बी का मान तो 0.5, गुणा करो सबको, 0.5 को 1 से कितना आ जाएगा? 0.5। और मात्रक क्या लगेगा? वेबर लगेगा, वेबर लगेगा। तो 0.5 वेबर कौन सा ऑप्शन दे रहा है? थर्ड नंबर। कई सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होकर के क्या दबा देते हैं? 0 दबा देते हैं, पहला नंबर ऑप्शन। और पहला नंबर ऑप्शन गलत हो जाता है क्योंकि वो यहाँ पे दिशा नहीं समझ पाते कि क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी। भैया तल ऐसा है तो तल के लंबवत ना दिशा होगी, क्षेत्रफल की दिशा कैसी होगी? तल के लंबवत होगी, और चुंबकीय क्षेत्र बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में होगी। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है? सर आप 7:30 बजे पढ़ाने वाले थे, 7:30 बजे पढ़ाने वाला था, बट मैं क्या बताऊं, मैं क्या ही बताऊं, सुबह सुबह खाने पीने में लेट हो जा रहा है। मम्मी आज बना दी थी हमारी राजमा, और हम कहीं मम्मी कहीं कि सुबह सुबह बना दी है, तुम्हारे चक्कर में जो है तुम बिना खाए गए तो सोच लेना। अब उनके चक्कर में क्या ही बताएं। 7 बजे घर से निकले खाना खा के, जहाँ 7:05 हो गया था, तो फिर लेट हो गया। सॉरी आज के लिए, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, टॉपिक हो जाएगा, परेशान मत हो। अब इसे देखिए, आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली से जुड़ा चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर मुझे इतना दिया हुआ है। कह रहा है इतना वेबर है, टी बराबर 5 सेकंड पर कुंडली में प्रेरित ईएमएफ का परिमाण बताइए। ईएमएफ यानी कि क्या? विद्युत वाहक बल का परिमाण पूछ रहा है भाई। ये विद्युत वाहक बल का क्या पूछ रहा है? परिमाण पूछ रहा है। बात समझ में आ रहा है? देखिए यहां पे क्या पूछ रहा है, आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली, कब पूछा है? नीट 2022 में। सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन 2018 में बोर्ड में पूछा था आपसे, सेम टाइप का क्वेश्चन। अभी दिखाता हूं, अभी दिखाता हूं, उसे भी लाया हूं, उसे भी लाया हूं, आपको दिखाता हूं। देखो ये नीट का एक क्वेश्चन है, देख रहे हो, फाई की वैल्यू ऐसा दिया हुआ है, टी बराबर 5 सेकंड पर ईएमएफ का परिमाण पूछ रहा है। यहां पे देखिए बोर्ड में जो पूछा है, 2018 में बोर्ड में जो पूछा है, कैसा क्वेश्चन पूछा है? बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, इस परिपथ से टी समय पर चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 से परिवर्तित होता है, टी बराबर 0.25 सेकंड। बस समय इसने बदल दिया, बस कहा कि परिपथ से धारा एम्पियर में होगी। सेम क्वेश्चन है, कैसे होगा दोनों करके देखते हैं हम लोग, दोनों करके देखेंगे, ठीक है, दोनों करके देखने वाले हैं हम लोग कैसे होगा। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन दिया हो कि त्रिज्या आर की वृत्ताकार कुंडली से जुड़ा फ्लक्स मुझे इतना दे दे, फ्लक्स का मान दे दे, जब भी मुझे फ्लक्स का मान दे दे, और फ्लक्स का मान कितना दे दे भाई? फाई बराबर मुझे दे दे 2t क्यूब प्लस में 4t स्क्वायर प्लस में 2t प्लस में 5। चलो ठीक है, अब यहां पे क्या करना है? अब यहां पे मुझे करना है अवकलन। क्या करना है मुझे यहाँ पे? अवकलन। किसके रिस्पेक्ट में? समय के रिस्पेक्ट में।
मैं चाहता हूं कि समय के रिस्पेक्ट में फ्लक्स में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है, मैं वो देखना चाहता हूं। आप सभी ने गणित, अगर जितने भी बच्चे लिए हुए हो तो गणित में आपने अवकलन पाठ पढ़ रखा है कि नहीं? अवकलन पाठ पढ़ा है ना? अवकलन पाठ चुप्पे चुप्पे अंकित सर हमें बजाए थे, हम वही थे अवकलन जब पढ़ा रहे थे तो। हाँ, तो जितने भी मैथ के बच्चे हैं उन्होंने अवकलन तो पढ़ा ही है। अवकलन क्या करता है? अवकलन कहता है कि समय के साथ चीजों में होने वाला परिवर्तन बताइए। आपने अवकलन के अनुप्रयोग पढ़े होंगे, अवकलन का अनुप्रयोग पाठ पढ़ा होगा। अवकलन के अनुप्रयोग पाठ में आपने क्या सीखा था? आपने सीखा होगा कि कोई भी चीज समय के साथ किस प्रकार से परिवर्तित होती है, वही चीज तो हमें अवकलन बताता है। जैसे यहाँ पे फ्लक्स का अगर मैं समय के साथ परिवर्तन देखना चाहता हूं तो फिर मैं इसका अवकलन करूंगा। और फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन क्या होता है? फ्लक्स का समय के साथ परिवर्तन दर क्या होता है? ईएमएफ होता है, ई होता है, ई बराबर माइनस का डी फाई अपॉन में डी टी होता है। ये बात हम बहुत ही कायदे से जानते हैं, बहुत ही कायदे से हम ये बात जानते हैं। जब ये बात बहुत कायदे से जानते हैं तो हम क्या करेंगे? पहले तो इसका अवकलन करेंगे। पहले इसका अवकलन करिए समय के साथ, पहले इस चीज का अवकलन करिए, फिर बाद में देखा जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। पहले इसका हम अवकलन कर ही देते हैं। इस फॉर्मूले को अभी रखे रहिए छिपा के, इस फॉर्मूले को अभी रखे रहेंगे छिपा के, क्योंकि ईएमएफ जो पूछ रहा है ना, ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल, ईएमएफ को शॉर्ट फॉर्म में हमने ई से लिखा था, यही ईएमएफ पूछ रहा है, हमें यही चीज पूछ रहा है। चलिए पहले इसका अवकलन करिए, इसका अवकलन करिए। जब आप इसका अवकलन करोगे यानी डी फाई अपॉन में डी टी करोगे तो क्या मिलेगा? 3 दूनी 6t, 6t स्क्वायर प्लस में 4 दूनी 8t, 8t प्लस में 2t का 2 हो जाएगा, 5 का अवकलन 0 हो जाएगा। समझ में आया? कितने बच्चों को नहीं आया? देखिए फिर से देखिए अवकलन कैसे करते हैं, ध्यान से सुनिएगा, समझ जाओगे। जो बच्चे हमारे बायो साइड के हैं उनको देख लेना है, उनको समझना है ध्यान से। देखिए जो पावर है ना, जो पावर आप देख रहे हो, 3 पावर है ना यहाँ पे, 3 का पावर का 2 से गुणा कर दो, 3 का 2 से गुणा कर दो अगर यहाँ पे कुछ है तो। अगर यहाँ कुछ नहीं है गुणा करने के लिए तो मत करना। जैसे अगर सिर्फ 3 टी क्यूब लिखा है तो इसके आगे क्या है गुणा करने के लिए? इसके आगे 1 है गुणा करने के लिए, 1 है ना इसके आगे। अगर कुछ नहीं लिखा तो, कुछ नहीं भी है तो इसके आगे हम 1 मानते हैं, ठीक है। तो आगे आ जाएगा 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पे 3t, और फिर 3 में 1 घटा के लिख दो, 3 में 1 घटाओगे हो जाएगा 2, 2 हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे लिख देते हैं। तो अवकलन समय के साथ करना बड़ा आसान है, समय के साथ अवकलन करना बड़ा आसान है। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने 3 का 2 से गुणा किया तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और t लिखूंगा, और यहाँ पे t का 2, 3 है ना, ये 3 पावर है, 3 पावर में 1 पावर घटा देंगे, 3 में 1 घटाएंगे तो पावर हो जाएगी 2। कितनी पावर हो जाएगी? 2 पावर हो जाएगी। प्लस साइन लगाइए, प्लस साइन। 4 है, ये 2 पावर, 2 पावर है तो पावर पहले आ जाएगी, गुणा हो जाएगी। 4 में 2 गुणा करोगे, 4 दूनी कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। टी लिखोगे और फिर पावर में 1 घटा के लिख दोगे, यानी 2 में 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा, और फिर प्लस साइन लगाओगे। इस टी की कितनी पावर है? इस टी की कितनी पावर है? कहोगे सर 1 पावर है। इस टी की कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर 1 है। जब पावर 1 है तो 1 2 जा 2 हो गया, और फिर टी लिखा, फिर टी की पावर कितनी है? 1 है। 1 में क्या घटाएंगे? 1 घटाएंगे, 1 में 1 घटाया तो कितना आया? 0 आया। टी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अब यहाँ पे 5 जो कांस्टेंट नंबर है इसका अवकलन 0 होगा। कांस्टेंट नंबर का अवकलन क्या होता है? 0 होता है। नहीं समझ में आया कई सारे बच्चों को, बायो वाले हमारे साथियों को फिर से एक बार देख लीजिए। जितने भी जैसे कांस्टेंट का अवकलन करना होगा ना समय के साथ, जैसे मैं 4 का अवकलन करूंगा ये 0 होगा, 5 का अवकलन करूंगा 0 होगा, टी बाई डी टी 5 का अवकलन करूंगा 0 होगा। कांस्टेंट कोई भी नंबर हो, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कांस्टेंट कोई भी नंबर हो उसका अवकलन क्या होता है? 0 होता है। इतना जान लीजिए। तो कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा उसका अवकलन 0 होगा, पहली चीज। दूसरी चीज देखिए, अगर कहीं 3x लिखा है तो इसका अवकलन 3 हो जाएगा। सॉरी 3t लिखा है, अंदर क्या होगा? 3t। अगर 3t लिखा हुआ है तो इसका अवकलन 3 हो जाएगा। अगर यहाँ पे d बाई डी टी क्या लिखा है? d बाई डी टी यहाँ पे लिखा हुआ हो, 4t लिखा हुआ है तो इसका अवकलन 4 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे कहीं पर भी अगर 4t लिखा है और d बाई डी टी करना पड़ गया तो 4t का अवकलन 4 हो जाएगा, 3t का अवकलन 3 हो जाएगा। और अगर कहीं पर ऐसे करना पड़ जाए d बाई डी टी 6t करना पड़ जाए तो 6t का अवकलन कितना हो जाएगा? 6t का अवकलन d बाई डी टी 6t का अवकलन 6 हो जाएगा। d बाई डी टी आप बताइए 100t का अवकलन कितना हो जाएगा? आंसर आएगा 100। बात समझ में आ रहा है? इस तरीके से अवकलन हम लोग कर लेते हैं। और अगर आपको अवकलन का बेसिक और थोड़ा सा रूल जानना है तो देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n जब होता है, इसका जब अवकलन करते हैं तो n पावर पहले आ जाती है और पावर में 1 घटा करके लिख देते हैं, यानी n-1। तो सिंपल रूल है अवकलन का। अवकलन का रूल एकदम सिंपल है। अगर मैं यहाँ पे करूँ डी बाई डी एक्स
और यहाँ पे x की पावर मैं लिख लूँ 5। अब बताइए इसका अवकलन कैसे होगा? 5 पावर पहले आ जाएगी और फिर पावर x लिखूंगा, 5 जो भी पावर है वो पहले लिख लेंगे और फिर x लिखेंगे, फिर पावर 5 है तो 5 में 1 घटा देंगे यानी 4 बचेगा। ठीक है, अगर डी बाई डी एक्स हम डी बाई डी टी कर दें, डी बाई डी टी, और यहाँ पे लिख दें 60 स्क्वायर। अब बताओ अब क्या होगा? अभी होगा ये कि 6 दूनी टी, 6 का 2 से गुणा पहले करो क्योंकि 2 पावर पहले आएगी, 2 पावर पहले आएगी तो 6 के साथ गुणा हो जाएगी, 6 दूनी 12 टी, 12 टी, और फिर 2 में 1 घटाओगे, 2 में 1 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। पावर में 1 घटा के लिख देंगे, पहले पावर को पहले करेंगे फिर पावर में 1 घटा के लिख देंगे, पावर को पहले करेंगे पावर में 1 घटा के लिख देंगे। दो चीज ही करना है, पावर को पहले लिखना है फिर पावर में 1 घटा के लिख देना है। जैसे अगर मेरे पास 5t क्यूब हो, इसका अवकलन करना है डी बाई डी टी, मैं क्या करूंगा? पहले पावर पहले लिखूंगा, जब पावर पहले लिखूंगा तो 5 और 3 गुणा हो जाएंगे, 5 और 3 गुणा होंगे कितना हो जाएगा? 15, और फिर पावर में 1 घटा के लिख देंगे, यानी टी में 1 पावर में 3 में 1 घटा देंगे, 1 3 में 1 घटाएंगे कितना हो जाएगा? 2। सबको समझ आ गया? सबको समझ में आ गया अवकलन? आ गया समझ? आसान है? हाँ आसान है, आसान है, फालतू मत कहो कि नहीं आसान है, आसान है। चलो देखो अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया, फिर से एक बार देखिए चीजों को समझिए। मैंने यहाँ पे क्या किया, ध्यान से समझिएगा। पावर पहले लिख देंगे, जब इसका अवकलन करेंगे डी फाइव बाई डी टी, पावर पहले लिख देंगे, 3 दूनी 6t, 6t स्क्वायर हो जाएगा, फिर पावर में 1 घटा देंगे 6t स्क्वायर, पावर पहले लिखेंगे 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, 2 में 1 घटाएंगे 1 बचेगा, प्लस में 2, इसकी पावर तो 1 है, 1 2 जा 2 हो जाएगा, और t, और फिर पावर में 1 घटा, यानी पावर इसकी है ये 1 है, 1 में 1 घटा देंगे तो 0 ही बचेगा, और 5 है कांस्टेंट, कांस्टेंट का अवकलन 0 होता है, कांस्टेंट का अवकलन कितना होता है? 0 होता है। कांस्टेंट कोई भी चीज होगा उसका अवकलन 0 होगा। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट कोई भी हो, 1000 हो, 100 हो, 200 हो, हाँ कांस्टेंट कोई भी नंबर है उसका अवकलन अगर समय के साथ करोगे तो 0 होगा। क्यों होता है? क्योंकि कभी भी कांस्टेंट चीज समय के साथ बदलती नहीं है, कांस्टेंट चीज समय के साथ बदलती नहीं है, और जिसमें बदलाव नहीं होगा समय के साथ उसका अवकलन क्या होगा? 0 होगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो चलिए 5 का अवकलन 0 कर दिया, इस तरीके से आगे बढ़िए, देखिए क्या हो जाएगा। डी फाइव बाई डी टी तो आपको मिल गया ना, कितना मिल गया? 60 स्क्वायर मिल गया, प्लस 8t मिल गया, प्लस में t की पावर 0 होता है 1। आपको मैं बता दूं किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 है, चाहे x की पावर 0 है तो 1, a की पावर 0 है तो 1, b की पावर 0 है तो 1, किसी भी फंक्शन की पावर अगर 0 है तो क्या होता है? 1 होता है। इतनी बात जान लीजिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2t, t की पावर 0 है तो यानी ये 1 हो गया है। ठीक है, तो डी फाइव बाई डी टी तो हमें मिल गया, फ्लक्स परिवर्तन तो हमें मिल गया, लेकिन फ्लक्स परिवर्तन हमें समय कितना चाहिए? फ्लक्स परिवर्तन के लिए 5 सेकेंड। कितना सेकेंड? 5 सेकेंड। 5 सेकेंड रख दीजिए यहाँ पर। जैसे ही आप t का वैल्यू 5 रखोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा बताइए? 5 का स्क्वायर, t की जगह 5 रखना है तो 5 का स्क्वायर, ऐसे करो ना, 6 गुणे 5 का स्क्वायर प्लस में 8 गुणे t की जगह क्या रखोगे? 5, 5 सेकेंड है, हाँ 5 सेकेंड, प्लस में 1, बताइए कितना हो जाएगा? 5 पचम 25, 25 छंगे, 25 छंगे कितना होता है बताइए? 25 छंगे 25 पचम 25 हो जाएगा, 4 5 6 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, 150, प्लस में 5 8 जा 40, प्लस में 1, 5 4 9 190, कितना आएगा? 5 4 9 190 हो जाएगा, और 190 91, 191 यहाँ पे होना चाहिए, लास्ट ऑप्शन है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 191 है कि 192, एक मिनट। कहाँ पे कुछ छूट गया क्या? कहीं पर कुछ छूट गया क्या? कहाँ पे क्या छूटा है? 2 समझा नहीं मैं, कहाँ पे क्या छूटा है? कुछ छूटा है? अच्छा 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 अच्छा, समझ गया, ओ सॉरी 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 सॉरी, ये 2 है ना, टी के पावर 0 जो है 1 हुआ है, टी के पावर 0 1 हुआ है, लेकिन 2 1 जा 2 तो अभी बचेगा, 2 1 जा 2 तो अभी बचेगा। अब बताइए सब जोड़ करके डी फाइव अपॉन डी टी कितना आएगा बताइए? डी फाइव अपॉन में डी टी की वैल्यू कितना आएगा? डी फाइव अपॉन में डी टी की वैल्यू आ जाएगा 150, 140 और 2, कितना हो जाएगा कुल मिला के? 192 हो जाएगा,
192 हो जाएगा। तो E का जो वैल्यू आया है यही d∅/dt ही है। लेकिन आप कहोगे सर माइनस साइन कहां चला गया, एक बच्चा पूछ रहा था सर माइनस साइन कहां चला गया। बाबू माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ विरोध को प्रदर्शित करता है कि जो फ्लक्स में परिवर्तन है, जो भी विद्युत वाहक बल है, वो फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। अगर यहां पे परिमाण रूप में आप लिखोगे तो माइनस साइन नहीं लिखोगे। वोल्टेज अदिश राशि होती है, वोल्टेज सदिश नहीं है किसके साथ माइनस हम लगाएंगे। बात समझ में आया। तो यहां पे माइनस साइन वास्तविकता में लगेगा नहीं। ई बराबर क्या लिखोगे, ई बराबर d∅/dt बराबर कितना आ गया सारी चीजों को जोड़ करके, तो d∅/dt आया था, यही आपका विद्युत वाहक बल है, कुछ और दूसरा नहीं है, बस यही विद्युत वाहक बल है। d∅/dt बराबर कितना हो जाएगा 192 वोल्ट। कहानी खत्म, आंसर आ गया। लो ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा इस सब में, 192 वोल्ट ये वाला। कर लोगे, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन चलिए बोर्ड लेवल का अपना देखते हैं, बोर्ड लेवल का अपना देखते हैं तो अब समझ में और ज्यादा आएगा। बोर्ड लेवल के क्वेश्चन को देखते हैं फिर समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, किसी बंद परिपथ का प्रतिरोध 10 ओम है, आर की वैल्यू मुझे दिया है 10 ओम, ठीक है। इस परिपथ से टी समय में चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर मुझे दिया है। देखिए फाई बराबर कितना दिया है, फाई बराबर दिया है 60² माइनस का 5t प्लस में 1, इतना दिया हुआ है। फ्लक्स परिवर्तन निकालिए, d∅/dt निकालिए। चलिए d∅/dt निकालिए, कितना हो जाएगा d∅/dt, 6 दूनी 12t, 12t माइनस 5t का अवकलन कितना हो जाएगा, 5 बचेगा सिर्फ t, 5t का अवकलन सिर्फ 5 बचेगा, और एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट नंबर का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पहले इसका अवकलन करिए, 60² में 2 पावर पहले आएगी, 6 दूनी 12t हो जाएगा, पावर में 1 घटा दोगे, 2 में 1 घटाओगे तो 1 बचेगा, 12t बस बचा रहेगा। 5t का अवकलन सिर्फ 5 बचा, 1 का अवकलन 0 हो गया, एक कांस्टेंट है उसका अवकलन समय के साथ 0 होगा, ठीक है। तो d∅/dt हमें मिल गया, कितना मिल गया, 12t माइनस में 5 मिल गया, 0 तो 0 ही रहा ना, 0 जोड़ने से कोई मतलब है नहीं, तो d∅/dt हमें प्राप्त हो गया। अच्छा, मैं d∅/dt कहां पे निकालना चाहता हूं, किस वैल्यू पे निकालना चाहता हूं, t बराबर 0.25 सेकंड, t बराबर 0.25 सेकंड पर जब आप निकालते हो तो ये आपको विद्युत वाहक बल E मिल जाता है। क्या मिल जाएगा, विद्युत वाहक बल E मिल जाएगा। तो बात खत्म। यहां पे देखिए E बराबर जब आप निकालोगे, ठीक है, और अगर आप यहां माइनस साइन लगा दोगे तो, माइनस साइन लगा दोगे तो क्या होगा, माइनस यहां आगे लग जाएगा, और क्या, माइनस आगे लग जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे, क्योंकि बोर्ड वालों ने यहाँ पे माइनस साइन लगाया हुआ है, आपको पता है बोर्ड वालों ने यहाँ क्या लगाया है, माइनस साइन लगाया है, माइनस साइन माइनस d∅/dt। अब यहाँ पे माइनस 12t माइनस का 5, और यहाँ पे t का वैल्यू मुझे कितना रखना है, t का वैल्यू मुझे रखना है 0.25। बात समझ में आ रहा है सबको कि नहीं समझ में आ रहा है, आपको इतना समझ में आया। फिर से देखिए, मैं फिर से मिटा के कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को मैं फिर से मिटा के कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो हम लोग करते रहेंगे, लेकिन समझना जरूरी है, ठीक है। देखिए d∅/dt कितना होता है, d∅/dt जब आप करोगे तो कैसे करोगे, इसका समय के साथ अवकलन कैसे करोगे, d∅/dt कैसे करोगे, पावर पहले गुणा कर दो, 6 दूनी 12 कर दो, 6 दूनी 12 करोगे तो पावर को पहले गुणा कर दो, 6 दूनी 12, और फिर यहाँ पे 2 जो पावर है ना उसमें से 1 घटा दो, तो पावर 2 है उसमें से 1 घटा दो, पावर 2 में 1 घटाओगे तो t ही बचेगा, t² है, 1 घटा दोगे तो 2 में से 1 घटाओगे तो 1 ही ना बचेगा पावर, माइनस 5t, 5t का पावर यहाँ पे कितना है, 1 है, 1 में से 1 ही घटा दोगे, 1 में 1 ही घटा दोगे तो कितना बचेगा, पावर 0, तो यहाँ पे t का पावर 0 हो गया ना, और यहाँ पे 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसका अवकलन तो 0 हो गए। बताइए कितना हो जाएगा, 12t माइनस में t के पावर 0 1 होता है, 1 से गुणा हुआ 5 का तो सिर्फ 5 बचा, और यहाँ पे 0 है, 0 से जोड़ने का तो कोई मतलब है नहीं, 0 मतलब 0, ठीक है। अब 12t माइनस 5 आया d∅/dt। मैंने आपको पीछे क्या बताया, d∅/dt क्या है, विद्युत वाहक बल के बराबर है, विद्युत वाहक बल के बराबर है। अब आपका आंसर होगा कि सर यहाँ पे अगर मैं माइनस साइन, पीछे तो हमने नहीं लिया था, पीछे तो हमने यहाँ पे माइनस साइन यहाँ पे नहीं लिया था ना, कहाँ गया, पीछे हमने यहाँ पे d∅/d के साथ हमने माइनस साइन ये वाला नहीं लिया था। देखो बिना माइनस साइन के साथ यहाँ पे अगर माइनस लगाते, अगर यहाँ माइनस लगाते तो हमारा आंसर में आता, आंसर तो प्लस में आ रहा है, आंसर तो मेरा प्लस में आ रहा है। अब आप कह रहे हैं सर कि मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा दूं, यहाँ पे जब सॉल्व करूं तो माइनस साइन लगा दूं, क्यों लगाऊं ऐसा, ऐसा मैं क्यों करूं,
मत करो, अभी समझ में आएगा क्यों करना है। जब आप कहते हो ना कि क्यों करूं, तो फिर उसका आंसर मैं आपको खुद ही बताता हूं। मत लगाओ, मैं कहता हूं सीधा सीधा मत लगाओ, मना कर दो, मत लगाओ। देखो अभी समझ में आएगा क्यों लगाना है, देखो अभी समझ में आएगा क्यों लगाना है। मत लगाओ माइनस, ठीक है, मैंने कहा कि अभी माइनस मत लगाओ, dy/dt ही रखो, सिंपल। चलो अब बताओ, जब t बराबर, जब समय रखोगे यहाँ पे 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड, तो जीरो यहाँ पे t की वैल्यू रखना है ना आपको, t की जगह पे रखना है। t की जगह यहाँ देखो कितना रखना है, 0.25 सेकेंड, 0.25 माइनस में 5, इस तरीके से t की जगह पर 0.25 कह रहा है प्रश्न में रखने के लिए, प्रश्न में कह रहा है 0.25 सेकेंड पर रखो, t की जगह जैसे ही रखा। अब बताओ ये कितना हो गया, 4 तिरिक 12, 3 आया, -5, 3 - 5 कितना आ जाएगा, -2। देखा आपने वैद्युत वाहक बल किस में आ गया, वैद्युत वाहक बल किस में आया, माइनस में कि प्लस में, वैद्युत वाहक बल किस में आया, माइनस में कि प्लस में, माइनस में भाई, वैद्युत वाहक बल माइनस में आ जाएगा। क्या माइनस में वैद्युत वाहक बल आता है, क्या यहाँ पे कोई आंसर माइनस में दिया है, नहीं दिया यहाँ पे, तो माइनस में, जब यहाँ पे माइनस में नहीं दिया है तो इसका मतलब हम वैद्युत वाहक बल को माइनस में यहाँ पे, अगर हम इसको माइनस लगा देते, अगर हम इसको यही माइनस लगा देते तो ये माइनस साइन आगे चल करके यहाँ पे ऐसे होता, इस तरीके से ऐसे डिब्बे के बाहर बैठा होता, और फिर जैसे ही माइनस आता, 3 में से -5, माइनस का 2 आता, तो माइनसवा बाहर ये जो बैठा रहता, ये जो बाहर माइनसवा बैठा रहता, ये माइनस इसको क्या कर देता, इस -2 को, इस -2 के साथ क्या कर देता बताओ, इस -2 के साथ क्या कर देता, -2 के साथ जो माइनस बाहर बैठा रहता, माइनस माइनस प्लस बना देता, 2 वोल्ट। क्या बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है, क्या बात समझ में आ रही है क्या हो रहा है। अब E का वैल्यू अगर आपका निकल जाएगा, E बराबर अब आपका अगर 2 वोल्ट आ गया है, R का मान दिया हुआ है 10 ओम, तो प्रश्न में कह रहा है कि परिपथ में धारा पूछो, I बराबर पूछो। I बराबर तो आप जानते हैं E/R होता है ना। तो E की वैल्यू कितना दिया है 2, R का मान आ गया है 10, 0.2 कितना हो जाएगा, जब डिवाइड करोगे तो आएगा 0.2, और यहाँ पे आ जाएगा एम्पियर, इस तरीके से आ जाएगा। अब आपको समझ में आया माइनस साइन यहाँ पे मैंने क्यों लगाया, ताकि जो मेरा नेट आंसर है वो मेरा प्लस में आए। अगर यहाँ माइनस नहीं लगाते तो फिर मेरा नेट आंसर जो है वो प्लस में ना आता, यहाँ पे माइनस में आ जाता आंसर। इस चीज को याद रखिएगा, क्लियर रखिएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, अवकलन समझ में आया कि नहीं आया। देखिए 12t माइनस में 5, t की पावर 0 हो गया 1, यानी 5 ही बचा, और उसके बाद यहाँ पे माइनस साइन मैंने लगा दिया, और t की जो वैल्यू है, t बराबर कितना रखना है मुझे, 0.25 सेकेंड पे रखना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे रखोगे 0.25 सेकेंड t की जगह पे, तो माइनस तो अंदर बाहर रखे रहो, 12 रखो, t की जगह जैसे ही 0.25 रखोगे, माइनस करोगे 5 के साथ, आपको मैं बता दूं 0.25 जो होता है, जैसे ही 12 से गुणा करोगे ये निकल के आएगा 3, क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, -5, 3 में से 5 निकल गया, कितना आया, 3 में से 5 निकल गया, माइनस का 2 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 वोल्ट। वैद्युत वाहक बल आपका प्लस का आना चाहिए, अगर वैद्युत वाहक बल प्लस का नहीं लाओगे तो यहाँ पे आपका आई धारा का मान माइनस में आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे ई का वैल्यू माइनस में रखोगे तो आर यहाँ पे तो आपका प्लस दिया ही हुआ है, प्रतिरोध 10 ओम, फिर आई आपका माइनस में आ जाएगा, धारा माइनस में आ जाएगा, और यहाँ क्या आंसर धारा माइनस में दिया है, आप कहोगे नहीं सर धारा तो माइनस में नहीं दिया है, सेकंड नंबर ऑप्शन होगा आपका। बोर्ड का क्वेश्चन है ये बोर्ड का क्वेश्चन है। कौन सा आसान था, नीट वाला कि बोर्ड वाला, नीट वाला आसान था कि बोर्ड वाला, हाँ ये वाला आसान था कि बस सीधा फाई का वैल्यू पूछ लिया, ईएमएफ पूछ लिया, ना माइनस का झंझट था ना प्लस का झंझट था। हाँ देखा, यहाँ पे तो सिर्फ फ्लक्स निकाला ना हमने, सिर्फ फ्लक्स निकाला, यहाँ पे 3 दूनी 6 कर दिया, 6t स्क्वायर कर दिया, 4 दूनी 8t कर दिया, 2t का 2 कर दिया, बस 2t का हमने सिर्फ 2 कर दिया। बताइए फिर t की वैल्यू जो दिया था, t की वैल्यू यहाँ पे 5 दिया था, t की वैल्यू 5 रखा, 5 का स्क्वायर 5 5 25 छंगे 125, 5 यहाँ रखा, 5 8 40 हो गया, 2 रखा, सबको जोड़ दिया, 192 वोल्ट, कहानी खत्म। ये तो इतना आसान था, हाँ ये तो इतना आसान था यार, नीट वाला तो काफी आसान था, बोर्ड वाला भी आसान था, बोर्ड वाला भी आसान था, बस उसमें क्या था कि वोल्टेज पहले निकाल लेना था। देखिए क्या करना था, वोल्टेज पहले निकाल लेना था, t बराबर 0.25 मल्टीप्लाई करके जो भी आया था यहाँ पे, 6 दूनी 12t -5, t का पावर 0 करोगे तो यहाँ पे 5 ही बचेगा कुल मिला के,
क्योंकि 5t का अवकलन सिर्फ 5 होता है, ठीक है, सिर्फ 5, ठीक है, इस तरीके से। अब मैंने t के वैल्यू 0.25 रखा, जैसे ही t की जगह पे 0.25 रखोगे, सॉल्व कर लोगे, 2 वोल्ट आ गया। अब सॉल्व कर लो, यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बाकी आज आते हैं वापस से अपने टॉपिक पे, भंवरधारा पे। भंवरधारा प्यारे बच्चों ये क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर चाय पियेंगे। चाय पहले तब पियेंगे जब भंवरधारा समझ लेंगे, ठीक है। पहले थोड़ा सा पी लें, मन कर रहा है। क्या हो गया? पीछे कीजिए प्लीज, पीछे कीजिए। कहाँ करें पीछे, बताओ। एक ये क्वेश्चन किए हम लोग, एक ये क्वेश्चन किए हम लोग नीट 2022 का, एक ये क्वेश्चन किए नीट 2022 का, ये भी था ईएमएफ, ठीक है। आज जो है वाईटी पे एक क्लास है, आज वाईटी पे एक शानदार सी फैराडे के नियम, जिन भी बच्चों को फैराडे के नियम समझ में नहीं आया और बोर्ड में फैराडे का नियम कैसे कैसे पूछा है, फैराडे के नियम में कैसे कैसे क्वेश्चन बने हैं बोर्ड में, आपके बोर्ड में, वो सब 2022 तक के क्वेश्चंस लाने वाला हूं। बहुत ही शानदार सा सेशन है, फैराडे के नियम का बनाने वाला हूं। सेशन बहुत तगड़ा प्लान किया है, लेंस का नियम, फैराडे का नियम, सब कुछ एनिमेशन के साथ, हर चीज़ बहुत ही शानदार प्लान किया है। मज़ा आएगा आज के सेशन में, आइएगा। कितने बजे है मैं थोड़ा सा टाइम बता देता हूँ ताकि आपको लाभ हो सके। कुछ बच्चे कहते हैं ना कि सर वाईटी करना ज़रूरी है कि ऐप पे ही सिर्फ क्लास काम कर चल जाएगा। ऐप पे काम चल जाएगा, वाईटी ज़रूरी तो नहीं है, बट आप देखो जितना ज़्यादा पढ़ लोगे, जितना ज़्यादा रिवाइज कर लोगे, वो आपके लिए अच्छा रहता है ना। जो आपको जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई टॉपिक समझ में नहीं आया, वहाँ पे समझ में आ जाएगा, दोबारा पढ़ा रहे हैं, दोबारा उसी चीज़ को पढ़ा दे रहे हैं, है ना। तो दोबारा पढ़ ले रहे हो तो दोबारा चीज़ें और अच्छे से आ जाएंगी समझ में। मेरी क्लास है रात को 9 बजे, रात को 9 बजे है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फैराडे का नियम, बहुत ही शानदार सा टॉपिक ला रहा हूँ, वेल एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों को तगड़े से। और नीट का भी क्वेश्चन लाऊंगा और जेई का भी क्वेश्चन ला रहा हूँ, उसमें जेई के भी क्वेश्चन रहेंगे, फ्लक्स के जेई के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो फ्लक्स के जेई के क्वेश्चन पढ़ने हैं, सीखने हैं, नीट के क्वेश्चन देखने हैं, आना शाम में, मजा आएगा, ठीक है। बोर्ड के तो सारा कवर हो जाएगा, बोर्ड का तो बिल्कुल एक एक पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ कि बोर्ड में कोई चीज़ उससे छूटे ना, बोर्ड में उससे कोई चीज़ बाहर नहीं जाए, बोर्ड का हर पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ। हो जाएगा सबका, हो जाएगा सबका, जल्दी बताइए, हो जाएगा। बढ़े अब आगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा 15 मिनट। चलिए पहले भंवरधारा को समझ लेंगे, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए भंवरधारा, पहले इसको समझेंगे, पहले समझेंगे आखिरकार ये है क्या, पहले इसको समझेंगे कि आखिरकार ये है क्या, फिर उसके बाद ही चीजों को समझे आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक चुंबकीय क्षेत्र है प्यारे साथियों, चुंबकीय क्षेत्र समझ रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बोर्ड के अंदर बल रेखाएं जा रही हैं, बोर्ड के अंदर बल रेखाएं जा रही हैं। जब भी मैं ऐसे क्रॉस द्वारा, चिन्ह द्वारा दिखाऊं चुंबकीय क्षेत्र, क्रॉस चिन्ह द्वारा चुंबकीय क्षेत्र दिखाऊं, तो इसका क्या अर्थ होगा, इसका क्या अर्थ होगा बताइए। इसका अर्थ है कि समस्त बल रेखाएं बोर्ड के अंदर जा रही हैं, सारी बल रेखाएं जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं बोर्ड के अंदर जा रही हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि नॉर्थ पोल यहां होगा, उससे बल रेखा निकल रही होगी, और बोर्ड के अंदर होगा साउथ पोल, तभी तो नॉर्थ से बल रेखा निकल के साउथ में जा रही है, नॉर्थ से बल रेखा निकल के साउथ में जा रही है, बोर्ड के अंदर घुसी जा रही है, बोर्ड के अंदर होगा साउथ पोल, बोर्ड के बाहर है नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल से बल रेखा निकली, साउथ पोल में घुस गई। बात इतनी सबको समझ में आ गई, कोई यहां तक ऐसी कोई बात ऐसी ना समझ में आई हो, ठीक है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, इंग्लिश में कहते हैं एडी करंट्स, एडी करंट्स, इंग्लिश में इसे एडी करंट्स कहते हैं। और इसे एक और, इसकी खोज जो है ना, एक वैज्ञानिक जापानी वैज्ञानिक थे, उनका नाम था फोको, उन्होंने खोज करा था, इसलिए इसका नाम फोको करंट भी होता है, फोको करंट, ठीक है, फोको करंट भी होता है। क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, या आखिरकार चीज क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझिए, तो समझ में आ जाएगा कि क्या है चीज। बहुत आसान सी चीज है। मान लीजिए आपके पास एक शीट है, धात्विक शीट, धातु की शीट, शीट समझते हैं, शीट मतलब समझते हैं, जैसे कागज आप लेते हैं ना, कागज, मान लीजिए कागज मेरा धातु का बना होता, अगर यही कागज मेरा लोहे का बना होता तो इतना क्या हल्का होता है, ऐसे गुल गुल गुल, हल्का तो ना होता, फिर तो मजबूत होता। अगर पतला सा लोहे की शीट होती बकायदा, धातु की बनी हुई, किसकी, धातु की शीट, तो यहाँ पर मैं एक धातु की शीट ले रहा हूँ, धातु की शीट ले रहा हूँ। अब ये अल्युमिनियम की शीट हो सकती है, चांदी की शीट हो सकती है, किसी भी चीज़ की शीट हो सकती है, नरम लोहा के छोड़ करके बाकी किसी भी चीज़ की शीट ले लो, लोहे की शीट ले सकते हो किसी भी चीज़ की, ठीक है। तो अगर कोई भी धातु की शीट ली जाए, धातु की शीट ली जाए, धातु की शीट ले करके उसे चुंबकीय क्षेत्र में गति कराया जाए,
क्या कराया जाए उसे चुंबकीय क्षेत्र में? चुंबकीय क्षेत्र में क्या कराया जाए भाई? उसे गति कराया जाए। कैसे गति कराया जाए? देखते हैं कैसे गति कराया जाए। चुंबकीय क्षेत्र में उसे ऐसे देखो, ऐसे अंदर ले जाया जाए, बाहर ले जाया जाए, अंदर बाहर। चुंबकीय क्षेत्र में कभी अंदर ला रहे हैं, कभी बाहर, कभी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, कभी बाहर। क्या आप देख पा रहे हो? कभी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर ले जा रहे हैं, कभी बाहर ले जा रहे हैं। जब मैं इसको बाहर ले गया तो इससे कितनी बल रेखा गुजरी है? देखो, जब मैं इसको क्षेत्र से बाहर ले गया तो कितनी बल रेखा गुजरी? कितनी बल रेखा गुजरी है? 2। क्षेत्र के अंदर ले आया तो कितनी बल रेखा गुजरी? क्षेत्र के अंदर बल ले आया तो कितनी बल रेखा गुजरी? 6। क्षेत्र के बाहर ले गए 2, क्षेत्र के अंदर ले आए 6, क्षेत्र के बाहर ले गए 2, क्षेत्र के अंदर ले आए 6। क्या फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है अंदर बाहर करने से? अंदर बाहर करने से क्या हो रहा है बताइए? अंदर बाहर करने से क्या हो रहा है? फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इस शीट से होकर के गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। जब शीट से होकर के गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो क्या शीट शांति से बैठी रहेगी? नहीं बैठी रहेगी। शीट के संपूर्ण आयतन में एक प्रकार की धारा उत्पन्न हो जाती है, प्रेरित हो जाती है। शीट के संपूर्ण आयतन में, फिर से सुनिए मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, संपूर्ण आयतन में। शीट के संपूर्ण आयतन में एक प्रकार की प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती है, एक प्रकार की धारा प्रेरित हो जाती है। क्या प्रेरित हो जाती है? शीट के संपूर्ण आयतन में एक प्रकार की धारा प्रेरित हो जाती है। प्रेरित, प्रेरित मतलब क्या? जैसे अभी आप कुंडली रखे थे और कुंडली में चुंबक को आगे पीछे सरका रहे थे तो कुंडली में धारा प्रेरित हो गई थी, कुंडली में धारा बहने लग गई थी, कुंडली में धारा बहने लग गई थी। बताइए आंसर यस, धारा बहने लग गई थी। वैसे ही जब आप किसी धातु की शीट को चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर करते हैं तो धात्विक शीट के संपूर्ण आयतन में एक प्रकार की धारा प्रेरित हो जाती है, जिसे हम लोग भंवर धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं भंवर धारा? क्योंकि ये चक्करदार होती हैं, ऐसे ऐसे। ये कैसी होती हैं? चक्करदार होती हैं, इस प्रकार से ऐसे होती हैं। ये भंवर धाराएं इस प्रकार से उत्पन्न होती हैं, चक्करदार। ये चक्करदार होती हैं। और समुद्र में आप भंवर जानते हैं? भंवर कैसे, भंवर क्या होता है? भंवर यही होता है ना, भंवर यही होता है। इस तरीके से ऐसे भंवर बनता है। समुद्र में जो भंवर देखते होगे आप, ऐसे 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 बनता है भंवर। जानते हो ना क्या होता है? कौन कौन बच्चा भंवर नहीं जानता? ऐसे 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 भंवर बनता है समुद्र के जल में, है ना। तो इस तरीके से जल रेखाएं बन जा, मतलब यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होती है वो भंवर की तरीके होती हैं, गोल गोल चक्करदार होती हैं, इसलिए इसे कहते हैं भंवर धारा। यहाँ पे जो धारा प्रेरित होती है चालक के संपूर्ण आयतन में, वो गोल गोल चक्करदार होती है, इसलिए उसे क्या कहते हैं? भंवर धारा कहते हैं। अंग्रेजी में एडी करंट कहते हैं। फोको नाम के साइंटिस्ट ने खोज किया था, इसलिए इसे फोको करंट कहते हैं। अच्छा, इसके नुकसान क्या है? इसका बहुत भयंकर नुकसान है, बहुत भयंकर नुकसान है। नुकसान ये है कि इससे जब आप अंदर बाहर करते हो, आपको मैं बता दूं, दो चीज मैं आप बताऊंगा, दोनों चीज बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब इसको अंदर बाहर करते हैं तो चालक के संपूर्ण आयतन में धारा उत्पन्न होती है, जिसे आप प्रेरित धारा कहते हो। आप ये बात जान चुके हो। यही प्रेरित धारा वास्तव में भंवर धारा है, जिसको फोको नाम के वैज्ञानिक ने खोज करी थी। ये तो आपको समझ चुके हो, ये आप समझ चुके हो। दूसरी बात, पहली बात समझिए अब ध्यान से। पहली बात ये है, जब आप इसको अंदर बाहर करते हो तो फिर हमारा चालक गर्म हो जाता है। चालक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो ऊष्मा, जो इसके अंदर धारा पैदा हुई है, वो धारा इस कन्वर्ट होने लगती है हीट में, क्योंकि इसका खुद का रेजिस्टेंस भी तो है, प्रतिरोध भी तो है। तो इसके अंदर खुद की ऊष्मा पैदा हो जाती है। हमारा अंदर बाहर करने से चालक क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। ये शीट कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। चालक गर्म हो जाएगा। आप शीट को अंदर बाहर करते रहोगे, ये गर्म हो जाएगा। इसकी जो वैद्युत ऊर्जा है वो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगती है, क्योंकि इसका खुद का प्रतिरोध भी तो है। तो ऊष्मीय ऊर्जा में कन्वर्ट होने लगेगी और ये क्या हो जाएगा? चालक हमारा गर्म हो जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज सुनिए ध्यान से, दूसरी चीज सुनिए ध्यान से। दूसरी चीज कुछ बताने तो वाले थे, कुछ तो बताने वाले थे यार, भूल गए। हाँ, दूसरी चीज ध्यान से सुनिए। जब आप इसको अंदर की तरफ ढकेलोगे, जब आप इसको अंदर की तरफ ढकेलोगे ना, आप सोचो कि मैं इसको अंदर की तरफ ढकेलूं। आपको पता है शीट पर बल बाहर की तरफ लगेगा और आपको अंदर ढकेलने नहीं देगा। यहां पे भी लेंज का नियम लगता है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे भी लेंज का नियम लगेगा। जब आप शीट को अंदर की तरफ ढकेलोगे ना, तो शीट बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करेगी, शीट पर बल लगेगा बाहर की तरफ। और जब आप शीट को बाहर की तरफ निकालने का प्रयास करोगे चुंबकीय क्षेत्र से,
जब आप चुंबकीय क्षेत्र से शीट को बाहर निकालने का प्रयास करोगे तो शीट पर बल अंदर की तरफ लगेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र शीट को बाहर निकलने भी नहीं देगा आसानी से। ये भंवर धारा किसकी वजह से पैदा हो रही है? ये धारा प्रेरित किसकी वजह से हो रही है? अंदर बाहर करने की वजह से ही तो हो रही है, अंदर बाहर करने की वजह से ही तो हो रही है। और ये अंदर बाहर का भी विरोध करता है, ये कहता है कि हम अंदर बाहर करने ही नहीं देंगे। लेंज का नियम यही तो कहता है, जिसके कारण पैदा होगे उसी का विरोध करोगे। लेंज का नियम क्या कहता है? जिसके कारण तुम पैदा होगे तुम उसी चीज का विरोध करोगे। जब हम शीट को अंदर बाहर करते हैं, जब अंदर ढकेलते हैं शीट को, तो बाहर की तरफ बल लगता है, शीट को बाहर ढकेलने का प्रयास करता है, चुंबकीय बल। कौन सा बल? चुंबकीय बल बाहर लगता है, शीट को बाहर ढकेलने का प्रयास करता है जब आप शीट को अंदर खींचते हैं तो। और जब आप शीट को बाहर की तरफ खींचते हैं तो चुंबकीय बल उसको अंदर की तरफ खींचता है, यानी क्षेत्रफल में होने वाले फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन को रोकता है। बात को समझिएगा, बात को समझिएगा। लेंज का नियम कहता है कि प्रेरित धारा जो पैदा हुई है उस कारण का ही विरोध करेगी जिसके कारण वो पैदा हुई है। अब ये किसके कारण पैदा हुई है? अंदर बाहर करने की वजह से पैदा हुई है। अंदर करते हो तो विरोध करती है, बाहर खींचो तो विरोध करती है। और अंदर बाहर आप लगातार करते रहते हो तो फिर चालक हमारा गर्म हो जाता है, शीट हमारी पूरी गर्म हो जाएगी। ठीक है, बात समझ गए हो कि नहीं समझ गए हो? बात समझ में आ रही है कुछ कुछ की नहीं समझ में आ रही? जल्दी बताओ। चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई धात्विक चालक रख करके उसे अंदर बाहर करते हैं, क्षेत्र के अंदर क्षेत्र के बाहर, तो चालक तार हमारा चालक जो है वो गर्म हो जाता है, क्योंकि उसके संपूर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित हो जाती है। ये धारा चक्करदार होती है, इसीलिए इसे भंवर धारा कहते हैं। फोको नाम के साइंटिस्ट ने खोज करा था, इसलिए फोको करंट भी कहते हैं। नहीं समझ में आ रहा? इतना चीज हमने बता डाला यार। भैया कैमरा में देखिए प्लीज, कैमरा में तो देख रहे हैं आप, समझ ही नहीं रहे हो चीजों को। 10 बार रिवाइज भी कर दिया, चलो कोई नहीं, लिखा लिखाया लेकर गया और लिख लियो शांति से। देखो क्या लिखा है, जब किसी चालक पदार्थ से बनी मोटी पट्टिका पर एक परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स आरोपित किया जाता है। ठीक है, ठीक है, देखिए सुनिए, यहाँ पे जो भंवर धारा का कंसेप्ट है वो क्या कंसेप्ट है? मान लीजिए यहाँ पे एक चालक शीट है, ये कैसी शीट है? चालक शीट है, चालक शीट है। चालक शीट यानी एल्युमिनियम की हो सकती है, चांदी की हो सकती है, लोहे की हो सकती है। ठीक है, अब ये चालक शीट पर आप परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र डाल दो, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र आप इससे भी डाल के कर सकते हो, इसमें भंवर धारा उत्पन्न कर सकते हो। परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र मतलब एक ऐसा चुंबकीय क्षेत्र जो बदल रहा हो, कभी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो रहा हो, कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। आप ऐसे चुंबकीय क्षेत्र द्वारा भी इसके शीट पर भंवर धारा पैदा कर सकते हो। अब ऐसा शीट कैसे पैदा करोगे बताओ? आप ऐसा शीट कैसे पैदा करोगे? कभी ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो रहा हो, कभी कम चुंबकीय क्षेत्र हो रहा हो। बिल्कुल कर सकते हैं यार। धारा जब ज्यादा प्रवाहित कर दोगे ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, धारा बंद कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र कम हो जाएगा। अगर आप विद्युत चुंबक बनाते हो तो विद्युत चुंबक की खासियत ही यही होती है ना, कि जब धारा ज्यादा प्रवाहित करोगे तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा पैदा होगा। ठीक है, और जब धारा कम कर दोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसे कहते हैं परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र, यानी चुंबकीय क्षेत्र को अगर आप बदलते हो। जरूरी नहीं है, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ इसमें से शीट जो है अंदर बाहर करो। मैं कह रहा हूं जरूरी नहीं है कि आप एक चालक शीट ले लो और उसको अंदर बाहर करते रहो तभी इसके अंदर आयतन में उत्पन्न होगा। आप ये जो चुंबकीय क्षेत्र है आप इसको स्थिर कर दो, आप इस चालक को स्थिर कर दो, इसको स्थिर रख दो, एक जगह रख दो। इसके बाहर जो चुंबकीय क्षेत्र है उसके मान को कम ज्यादा करो, चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम ज्यादा करो। बात समझ में आ रही है? चुंबकीय क्षेत्र के मान को कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा करो, तब भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तब भी इससे होकर के गुजरने वाली, इस पृष्ठ से होकर के गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन तो होगा। कभी ज्यादा बल रेखा गुजरेगी, कभी कम गुजरेगी, कभी ज्यादा कभी कम, क्योंकि क्षेत्र आप लगातार बदल रहे हो, ज्यादा कम करने जा रहे हो। तो इससे होकर के गुजरने वाले फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जिसके कारण इसके संपूर्ण आयतन में एक प्रकार की धारा प्रेरित हो जाएगी, धारा अपने आप पैदा हो जाएगी। ये धारा गोल गोल चक्करदार होगी, जल के समान चक्करदार होगी। जैसे जल में उत्पन्न होता है भंवर, उसी तरीके से धारा उत्पन्न होती है, इसलिए इसे भंवर धारा कहते हैं। क्लियर है बात? देखिए क्या लिखा है, कह रहा है जब किसी चालक पदार्थ से बनी मोटी पट्टिका पर एक परिवर्ती चुंबकीय फ्लक्स आरोपित किया जाता है तो इसमें जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन्हें भंवर धाराएं कहते हैं। चालक पट्टिका के अल्प प्रतिरोध के कारण, चूंकि चालक पट्टिका में थोड़ा सा प्रतिरोध भी होगा, चालक पट्टिका में प्रतिरोध होगा कि नहीं होगा? प्रतिरोध होगा चालक पट्टिका में, जो चालक पट्टी है, चालक की हमारी प्लेट है, शीट है, उसमें प्रतिरोध भी होगा। कारण भंवर धाराओं का
परिमाण प्रायः बहुत अधिक होता है। भंवर धारा का परिमाण क्या होता है, बहुत ज्यादा हो जाता है, अतः ये चालक पट्टिका को गर्म कर देती हैं। चालक पट्टिका को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं। या तो दो चीज मैंने बताई, क्या दो चीज थी, दो चीज मैंने बताई। या तो चुंबकीय क्षेत्र में आप चालक को आगे पीछे सरकाओ, चुंबकीय क्षेत्र पहले से स्थित है उसमें चालक को आगे पीछे सरकाओ, कभी आगे करो कभी पीछे करो, पहला कंसेप्ट। या तो आप चुंबकीय क्षेत्र को बार बार बदलो, यहाँ पे चालक पट्टिका रख लो और इससे कभी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा का मान करो कभी कम, कभी चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा कभी कम। अगर ऐसा कर सको कि चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम ज्यादा कर सको, इससे हो करके गुजरने वाली तब फ्लक्स रेखाएं कभी ज्यादा गुजरेंगी कभी कम गुजरेंगी। इस शीट से कभी ज्यादा बल रेखा कभी कम बल रेखा गुजरेगी, तो इससे फ्लक्स में परिवर्तन होगा। जब फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसमें क्या बहने लगेगी, एक प्रकार की धारा बहने लगेगी। वो धारा कैसी होगी, वो धारा इसके संपूर्ण आयतन में इस तरीके से चक्करदार होगी, चक्करदार धारा होगी, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। इसका फोको नाम के साइंटिस्ट ने खोज किया था, इसलिए फोको करंट कहते हैं। चलिए अब आगे देखिए, ये जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार धाराएं होती हैं, पहला पॉइंट लिखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखिएगा, भंवर धाराओं का प्रायोगिक अध्ययन सर्वप्रथम फोको ने किया था, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, फोको धाराएं भी कहते हैं। हो जाएगा सभी साथियों का यहां तक, बताइए कॉपी में हो जाएगा, हो जाएगा कॉपी में। वंदना, गुलशन, महक, बताइए। रिमझिम, जय भीम कौन कर रहा है जी, नहीं समझ में आया, दो चार बार बताया यार तब भी नहीं समझ में आया, इतना बड़ा कैसे याद करेंगे। एग्जाम में पता है कई बार पूछा है, जानना चाहते हो एग्जाम में कितनी बार पूछा है, तो मैं बता ही देता हूं फोको करंट कितनी बार पूछा है, भंवर धारा कितनी बार पूछा है जानना है। 2024 में भी पूछा था पेपर में, इस साल भी पूछा था, 2013, 2018, 2024। लिख लो सन अगर नहीं याद तो, 2013, 2018, 2024, 3 साल पूछा है परीक्षा में। अब बताओ याद करोगे कि नहीं याद करोगे, और याद क्या करना है यार इसमें, मुझे नहीं याद है, मुझे कुछ नहीं याद है। देखो क्या मैं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, जब भी किसी चालक पदार्थ को, जब भी किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर किया जाता है, या फिर अथवा लगा के, अथवा किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, यानी ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र ही बदल रहा हो, तो चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिससे चालक के संपूर्ण आयतन में एक प्रकार की धारा प्रेरित हो जाती है, जिसे हम जो धारा जो होती है, जो क्या लिखोगे, जिससे चालक के संपूर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित हो जाती है, या धारा जल के समान चक्करदार होती है, जिसे हम भंवर धारा कहते हैं। इसको सबसे पहले वैज्ञानिक फोको ने खोज करी थी, इसलिए इसे फोको धारा भी कहते हैं। बस इतनी सी बात है, सीधी सी बात है, एक लाइन का कंसेप्ट है। जब भी किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर करते हैं, या किसी चालक को परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, तो चालक के संपूर्ण आयतन में एक धारा प्रेरित हो जाती है, यह धारा जल के समान चक्करदार होती है, जिसलिए इसे भंवर धारा कहते हैं। वैज्ञानिक फोको ने सबसे पहले खोज किया था, इसलिए फोको करंट कहते हैं। 100 बार तो बता दिया जी, आसान तो है, आसान है कि नहीं है बताओ, आसान है ना। इस डायग्राम को भी बनाना है सभी साथियों को, ये डायग्राम कॉपी में बनाना है, ये डायग्राम कॉपी में बनाना है। डायग्राम देखिए कैसे है, मान लीजिए ये शीट है, ये शीट है, समतल धात्विक प्लेट है, समतल धात्विक प्लेट है, और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बोर्ड के अंदर है, चुंबकीय क्षेत्र पूरा बोर्ड के अंदर जा रहा है, और ये परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र है, बदल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देखिए यहाँ क्या लिखा है, लिखा है प्रेरित शक्तिशाली भंवर धाराएं अत्यधिक वैद्युत चुंबकीय अवमंदन उत्पन्न करती हैं। अवमंदन उत्पन्न करती है मतलब, अवमंदन का मतलब क्या होता है, जब ये शब्द सुनो तो इसका मतलब होता है स्लो डाउन, अवमंदन मतलब होता है स्लो कर देना। अगर आप इसको अंदर बाहर बार बार कर रहे हो, चुंबकीय क्षेत्र में बार बार अंदर बाहर कर रहे हो, देखिए इसकी दिशा किधर है, बार बार अंदर बाहर कर रहे हो चुंबकीय क्षेत्र में, तो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। क्यों होगी, जब आप इसको अंदर की तरफ ढकेलते हो ना चुंबकीय क्षेत्र में, तो ये बाहर की तरफ क्षेत्र इस पर चुंबकीय बल लगाता है, और जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र से बाहर की तरफ खींचते हो तो क्षेत्र इस पर अंदर की तरफ बल लगाता है, आपको अंदर बाहर करने का विरोध करता है। क्षेत्र इतनी आसानी से नहीं अंदर बाहर करने देता, चुंबकीय क्षेत्र ये नहीं कि बस आसानी से अंदर बाहर करते रहो, कोई भी प्लेट लेकर चुंबकीय क्षेत्र में घुस गए अंदर बाहर कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होता। चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या करता है, विरोध करता है। जब आप इसको चुंबकीय क्षेत्र के अंदर जब प्लेट को ले जाते हो तो क्षेत्र इस पर बाहर की तरफ बल लगाता है, और जब इसको आप क्षेत्र में बाहर की तरफ बल अंदर की तरफ खींचते हो तो बाहर बल लगाता है, और बाहर की तरफ खींचते हो तो अंदर बल लगाता है।
तो बाहर और अंदर दोनों चीजों जाने का विरोध करता है चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। इस तरीके से प्रेरित शक्तिशाली भंवर धाराएं अत्यधिक विद्युत चुंबकीय अवमंदन उत्पन्न करती हैं, बहुत ज्यादा विद्युत चुंबकीय अवमंदन यानी स्पीड को स्लो करने का कोशिश करती हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, खांचेदार धात्विक प्लेट। अगर समतल धात्विक प्लेट लोगे तो बहुत ज्यादा भंवर धारा, देखिए इस तरीके से भंवर धारा पैदा हुई है, ये भंवर धारा पैदा हुई है, देख रहे हैं ये भंवर धारा, ये देखिए भंवर धारा पैदा हुई। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में इसे अंदर बाहर करेंगे तो ये भंवर धारा इसकी प्लेट पर पैदा हो जाएगी, अगर समतल धात्विक प्लेट है तो। इससे बचने के लिए, इस भंवर धारा से बचने के लिए हम लोगों ने देखो इस प्लेट को कैसे काट दिया, इस प्लेट को देखो कैसे काट दिया जाता है। अगर इस तरीके से प्लेट को काट दिया जाता है तो प्लेट का क्षेत्रफल यहाँ पे कम हो जाता है। जब क्षेत्रफल कम हो जाता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफल इसका कम हो गया, क्षेत्रफल कम हो गया। जब क्षेत्रफल कम हो गया तो फ्लक्स किस पे निर्भर करता है बताइए, फ्लक्स एरिया पे ना निर्भर करता है। पाई बराबर होता क्या है फॉर्मूला, पाई बराबर फॉर्मूला बताइए क्या है, पाई बराबर फॉर्मूला है बी इंटू में ए, बी इंटू में ए। या तो आप बी में परिवर्तन करो, या तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करो तो फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, या तो क्षेत्रफल में परिवर्तन करो तो फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा। अगर आप अंदर बाहर करते हो तो काफी ज्यादा क्षेत्रफल अंदर आ जाता है, बाहर करते हो तो क्षेत्रफल कम हो जाता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र स्थिर है, नहीं समझ में आ रहा, किसी को नहीं समझ में आ रहा, फॉर्मूला देखो, फाई बराबर होता है बी इंटू में ए। ये देखो, या तो तुम बी में परिवर्तन करोगे तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, ए में परिवर्तन करोगे तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा, इन दोनों में से किसी में भी परिवर्तन करोगे तो फ्लक्स हमारा बदलेगा, ठीक है। अगर आप चुंबकीय क्षेत्र में अगर आप चुंबकीय क्षेत्र के मान को ही कम ज्यादा करते हो, इसके अंदर जो शीट है वो स्थिर है, शीट ऐसे शांति से रुकी हुई है, शीट शांति से रुकी है, बी यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम ज्यादा करते हो तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इसके सिरों, इसमें एक विद्युत वाहक बल पैदा हो जाएगा और एक धारा बहने लग जाएगी, एक धारा बहने लग जाएगी पूरे शीट में, और ये धारा ऐसे गोल गोल चक्करदार होगी। या फिर आप इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हो, एरिया में परिवर्तन करते हो। एरिया में कैसे परिवर्तन करोगे, एरिया में परिवर्तन करने का तरीका भी आसान है। कैसे आसान है एरिया में परिवर्तन करना भाई साहब, चुंबकीय क्षेत्र में कभी इसको अंदर करो कभी बाहर करो। जब अंदर करोगे तो ज़्यादा क्षेत्रफल अंदर आ जाएगा, बाहर करोगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में, चुंबकीय क्षेत्र तो यहीं तक है ना, जब आप इस प्लेट को बाहर खींच लोगे तो इतना ही क्षेत्रफल इसके अंदर है, आप प्लेट को अंदर खींच लोगे तो पूरा क्षेत्रफल अंदर आ जाएगा। तो जब अंदर बाहर करते हो तो कभी ज़्यादा क्षेत्रफल हो जा रहा है, कभी कम क्षेत्रफल हो जा रहा है। क्षेत्रफल में परिवर्तन होने से फ्लक्स में परिवर्तन हो जा रहा है, क्षेत्रफल में परिवर्तन होने से फ्लक्स में परिवर्तन हो जाएगा, तब भी इसमें धारा उत्पन्न हो जाएगी, प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाएगी। और अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन करोगे, बार बार चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम ज्यादा करोगे, बेचारा शीट स्थिर है, रखी हुई है, चुंबकीय क्षेत्र के मान को कम ज्यादा करोगे तब भी इसमें धारा पैदा हो जाएगी, ठीक है, फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक परिवर्तन हो गया ना, चाहे क्षेत्रफल परिवर्तन कर दो, चाहे अंदर बाहर करने से क्षेत्रफल परिवर्तन होगा, अंदर लाओगे तो ज्यादा क्षेत्रफल आएगा, अंदर आ जाएगा, ज्यादा बल रेखा गुजरेगी, बाहर ले जाओगे क्षेत्रफल देखिए सिर्फ इतना सही बचा, प्लेट का इतना क्षेत्रफल बचा बस, और बाहर करोगे तो क्षेत्रफल कम हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र में प्लेट का क्षेत्रफल कम ज्यादा हो रहा है अंदर बाहर करने से, तो एरिया के चेंज होने से भी फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र को ही मान को कम ज्यादा करोगे तो भी फ्लक्स में परिवर्तन होगा। इन दोनों ही सिचुएशन में इस प्लेट में धारा उत्पन्न हो जाएगी, इन दोनों ही सिचुएशन में इस प्लेट में क्या उत्पन्न हो जाएगी, धारा उत्पन्न हो जाएगी। क्योंकि फ्लक्स परिवर्तन होगा तो धारा उत्पन्न हो जाएगी। चालक हमारी प्लेट कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी, प्लेट कैसी हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। इससे बचने के लिए इन्होंने देखो प्लेट को कैसे बना दिया, प्लेट का शेप देखिए कैसे कर दिया जाता है ताकि क्षेत्रफल कम हो जाए, और जब क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो भंवर धारा देखिए कम हो जाती है। क्षीण भंवर धाराएं, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्षीण भंवर धाराएं कम अवमंदन करती हैं। भंवर धारा इसके ऊपर क्षीण हो गई, अब भंवर धारा क्षीण हो गई तो फिर आप इसे आसानी से अंदर बाहर कर लोगे, ज्यादा बल नहीं लगाएगी ये, ठीक है, ज्यादा चुंबकीय बल इसके ऊपर नहीं लगेगा। अब यहाँ पे देखिए प्रबल भंवर धारा है, अगर आप सीधा ठोस धात्विक क्रोड जाकर रख देते हो, ये पूरी ठोस है, ठोस धात्विक क्रोड, क्रोड मतलब समझते हैं, इसके ऊपर तार लपटती है, इसके ऊपर तांबे की तार लपटती है, इसे क्रोड कहते हैं, ठीक है। अगर ठोस धात्विक क्रोड को ले जाके चुंबकीय क्षेत्र में ले जाते हो और फिर अंदर बाहर करते हो, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में अंदर बाहर करते हो, तो फिर भाई साहब इसमें भयंकर भंवर धारा, देखिए भयंकर भंवर धारा, प्रबल भंवर धाराएं इसमें पैदा हो जाएंगी और ये गर्म हो जाएगी पूरी क्रोड। लेकिन अगर आप इसके बजाय इस तरीके से बनाते हो, इसको कहते हैं पटलित क्रोड। ये क्या है, पटलित क्रोड। पतलित क्रोड मतलब क्या होता है, पटलित मतलब होता है प्यारे बच्चों कि ऐसे ऐसे इस तरीके से ऐसे पीसेस में हो, पीस में, जैसे एक पतला सा पीस ये हो, फिर एक पतली पीस, फिर पतली पीस, पतली 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 पीस, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए एक पतली सी पीस है, एक पतली सी इस तरीके से ऐसे पीस है,
और इस पीस में फिर एक पतली पीस, इस तरीके से फिर एक पतली पीस ले जाते हैं, फिर एक पतली पीस इस तरीके से, फिर एक पतली पीस, एक पीस एक पीस एक पीस एक पीस 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 ऐसे जोड़ते चले जाते हैं। जब इस तरीके से क्रोड हम बनाते हैं, किसी भी चीज की क्रोड इस तरीके से बनाते हैं, इसको कहते हैं पतलित क्रोड। अभी हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो हम लोग ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग देखेंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो ट्रांसफार्मर में इसका उपयोग बकायदा हम लोग देखेंगे कि पतलित क्रोड का क्या रोल होता है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से ठोस धातु का इस्तेमाल ना करके पतली 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 सब धातुओं को जोड़ देते हैं, पतली 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 पट्टियों को जोड़ करके एक ठोस क्रोड बनाते हैं, जिससे भंवर धारा क्या हो जाती है, भंवर धारा अब इसमें उत्पन्न नहीं होगी, इसमें भंवर धारा उत्पन्न नहीं होगी, क्षीण हो जाएगी भंवर धारा। इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भंवर धारा नहीं उत्पन्न होगी। तो ठोस धात्विक क्रोड होगी तो भंवर धारा उत्पन्न होगी, पटलित क्रोड हो गई तो फिर इसमें भंवर धारा उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। अभी ये गर्म नहीं होगी, अभी ये गर्म नहीं होगी, ये वाली अब गर्म नहीं होगी, जब इसको आपने काट दिया ये वाली गर्म होगी, इसमें भंवर धारा पक्का उत्पन्न होगी, समतल धात्विक प्लेट होगी, अंदर बाहर करोगे भंवर धारा उत्पन्न होगी। ये चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र में रखा है, इसमें भी भंवर धारा उत्पन्न होगी, लेकिन उसमें नहीं होगी, इसमें इन दोनों में नहीं होगी, इन दोनों में होगी। ये सिचुएशन बताता है। चलिए थोड़ा सा और एक चीज और दो चीज पढ़ लीजिए, दो तीन पॉइंट और देख लीजिए। धात्विक गुटके में उत्पन्न भंवर धाराओं के कारण विद्युत ऊर्जा ऊष्मा के रूप में अपव्यय होती है। विद्युत ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न खत्म होती है, जो भी इसमें ऊर्जा पैदा हो रही है विद्युत ऊर्जा, वो ऊष्मा के रूप में व्यय हो रही है, ऊष्मा के रूप में खर्च हो रही है। भंवर धाराओं के कारण उत्पन्न ऊष्मा से विद्युत मशीनें और उपकरणों में लगा विद्युत रोधी पदार्थ इंसुलेटर खराब हो जाता है। भंवर धारा के कारण जो ऊष्मा उत्पन्न होती है मशीनों में, जितनी भी मशीनें होती हैं, जैसे पंखा हो गया, बिजली का कोई भी उपकरण हो गया, मशीन हो गई कोई भी, जैसे आपकी एसी हो गई, फ्रिज हो गई, कोई भी चीज, ठीक है। विशेषकर मिक्सर उक्सर में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, जो हीट उत्पन्न होती है, उससे जो है विद्युत मशीन और उपकरण में लगा जो विद्युत रोधी पदार्थ होता है, इंसुलेटर होता है, वो सब खराब हो जाता है, ठीक है। अब भंवर धारा के अनुप्रयोग हम लोग कल पढ़ेंगे, भंवर धारा के अनुप्रयोग क्या क्या है ये हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। आज काफी लेट हो गया, तो भंवर धारा के अनुप्रयोग हम लोग कल पढ़ेंगे, परेशान मत हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो और लाया था पेज, बट कोई नहीं, दो पेज और लाया था, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में। अगर मैं लिखने के लिए दे दूं तो लिख लोगे, बताओ, कल मैं समझा दूंगा। लिखने के लिए अगर मैं दे दूं इसे, चल कुंडली धारा मापी एल्युमिनियम के 1 क्रोड पर, ये पहला अनुप्रयोग है इसका। भंवर धारा के क्या क्या उपयोग हो सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो इसका क्वेश्चन आया था, एग्जाम में क्वेश्चन यही था, इसके दो अनुप्रयोग दीजिए, इसके दो अनुप्रयोग दीजिए। भंवर धारा क्या है, भंवर धारा से आप क्या समझते हैं, और इसके दो अनुप्रयोग दीजिए। 2024 में इससे क्वेश्चन पूछा था 2 नंबर में, बहुत लॉन्ग भी नहीं, 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा था। तो इसके अनुप्रयोग यही है। आप कहोगे सर 2 नंबर में इतना लंबा लिखना पड़ेगा, मैंने 3 अनुप्रयोग लिखवाए हैं, दो, दूसरा ये है अनुप्रयोग, तीसरा ये है। नहीं नहीं, 3 अनुप्रयोग नहीं लिखने हैं आपको, मतलब इतना लंबा नहीं लिखना है। जब 2 नंबर में क्वेश्चन आए तो बस आपको ये लिखना है। पहला अनुप्रयोग आपको हेडिंग डालना है, देखिए पहला अनुप्रयोग आपको हेडिंग डालना है कि रुद्ध दोलन धारामापी में, रुद्ध दोलन धारामापी में, देखिए इस तरीके से, रुद्ध दोलन धारामापी में, बस हेडिंग लिखनी है बस, ठीक है, धारामापी में पहला। दूसरा नंबर अनुप्रयोग आपको लिख देना है प्रेरण भट्ठी में, प्रेरण भट्ठी में, बस हेडिंग। जैसे अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो बस आपको ये डालना है विद्युत ब्रेक बस, या प्रेरण भट्ठी बस। इसके बाद इसको डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं है जब 2 नंबर का क्वेश्चन आए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, फिर विद्युत ब्रेक में कैसे भंवर धारा काम करती है, और हमारा जो प्रेरण भट्ठी है उसमें कैसे भंवर धारा काम करती है, ये सारी चीजें फिर समझानी पड़ेगी डिटेल में, ठीक है। तो भंवर धारा के लिए तैयार रहिएगा। अगर 2 नंबर का है तो पहला नंबर में डालना है रुद्ध दोलन धारामापी में भंवर धारा का उपयोग होता है, दूसरा है प्रेरण भट्ठी में भंवर धारा का अनुप्रयोग है, प्रेरण भट्ठी में भंवर धारा का उपयोग है ना, बात समझ में आ गई। और एक है कौन सी ट्रेन, विद्युत ब्रेक, जब ट्रेन में जो ब्रेक काम करता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेक, उसमें जो है भंवर धारा का काम आता है। कल हम लोग इसके अनुप्रयोग को और अच्छे से जान लेंगे, पढ़ लेंगे, ठीक है। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो आज हमने न्यूमेरिकल देखा, भंवर धारा देखा, ठीक है। 2 मिनट का रिवीजन। हम लोग ने आज क्या देखा, भंवर धारा देखा, और क्या देखा भैया, और क्या देखा, और देखा न्यूमेरिकल। और शाम की क्या बजे क्लास है पता है ना, कितने बजे है, 9 बजे। 9 बजे क्लास में क्या मिलेगा, पूरे चैप्टर का एक रिवीजन, जहाँ तक अभी आपने जहाँ तक पढ़ा है ना, जितना अभी आपने पढ़ लिया है उस सब का एक बार फुल रिवीजन, पहला चीज़। दूसरा चीज़, और बहुत अच्छे बोर्ड लेवल के क्वेश्चन, बोर्ड में कौन कौन से क्वेश्चन आया उसका कैसे आंसर करना है, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो 9 बजे इसका आपको हम लोग मिलेंगे।
भंवर धारा, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल भी लाऊंगा आज शाम को भी, जेई के अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल लाएंगे, नीट के लाएंगे और जेई के भी, दोनों की कोशिश रहेगी मेरी। भंवर धारा, न्यूमेरिकल सीखा, बस दो ये चीज़ तो सीखा, और क्या सीखा। चलो सॉल्व द डीपीपी सॉल्व कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा चैप्टर नंबर 5 अच्छे से। कल हम लोग प्रेरकत्व पढ़ेंगे और भंवर धारा का अनुप्रयोग खत्म करने के बाद इस पे आएंगे फिर प्रेरकत्व पे, ठीक है। डायग्राम खुद से बना दीजिए भैया, डायग्राम खुद से बनाना है। ओ एक काम करो, ये वाला डायग्राम एग्जाम में वैसे तो बनाने के लिए नहीं आएगा, ठीक है। ये वाला डायग्राम एग्जाम में बनाने के लिए नहीं आएगा, तो ये बस समझने के लिए समझ लो, ठीक है। मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे एक पूरा समतल प्लेट थी, इस समतल प्लेट को मैंने देखिए काट दिया, इस तरीके से टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया। तो अब इसमें भंवर धारा पैदा नहीं होगी, क्योंकि क्षेत्रफल कम हो गया। क्षेत्रफल कम हो गया तो क्षेत्रफल कम होने से फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा, फ्लक्स में परिवर्तन कम होगा तो फिर यहाँ पे भंवर धारा बहुत कम उत्पन्न होगी, क्षीण होगी भंवर धारा उत्पन्न, ठीक है, बहुत कम भंवर धारा उत्पन्न होगी। अच्छा, यहाँ पे ठोस धातु की क्रोड थी। अब इसके बाद जब इसको आपने पटलित क्रोड बना दिया, इस तरीके से ऐसे टुकड़े टुकड़े करके ऐसे ऐसे जोड़ दिए एक एक में, अब इसको ठोस बनाया, तो फिर ये पटलित क्रोड बनने के बाद इसमें भंवर धारा बहुत कम हो गई, ठीक है। इसको बनाने की जरूरत भी नहीं है। भंवर धारा का डायग्राम जो है ये वाला बनाना, कौन वाला बनाना, कहाँ गया, कहीं तो गया, कहाँ चला गया, ये वाला बना लोगे, ये वाला सब लोग बना लोगे, बताओ ये वाला डायग्राम बना लोगे। चलो यहाँ पे लिख देते हैं धातु की शीट, ये है क्या है, धातु की शीट है, धातु की शीट, ये बना लोगे ना, बस इतना, ये क्रॉस बना देना, इसके अंदर क्षेत्रफल दिखा देना, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अगर आप बाहर की तरफ खींचोगे तो चुंबकीय बल अंदर की तरफ लगेगा, चुंबकीय बल अंदर की तरफ लगेगा, अगर आप बाहर की तरफ फोर्स लगाओगे तो इसको लगा दें, इसको बना देना बस, इसको बना देना बस, बना लोगे ना इसे, इसको बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये बना लेना, और धारा लिखते समय ये बना लेना डायग्राम, ठीक है बस, और बाकी कोई डायग्राम मत बनाना। चलिए, तो अगली क्लास है हमारी प्रेरकत्व, और चलिए फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक सब साथी अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। नहीं बनाओगे मत बनाओ, तो IIT का टाइम है 9 बजे, 9 बजे रात में 9 बजे, ठीक है।